हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियां कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। सूरज उगने से पहले उस गुमनाम पहाड़ी श्रृंखला में एक अजीबोगरीब दृश्य चल रहा था। कवच पहने 200 से 300 ब्रह्मांड सैनिक साधारण कपड़े और छोटी तलवारें लिए महज 10-12 लोगों के सामने पीछे हटने लगे। उनका सधा हुआ रक्षात्मक वर्गाकार घेरा अब बिगड़ने लगा था। पीछे मत हटो, रुको, वापस जाओ। नियम तोड़ने वालों को सैन्य कानून के तहत सजा दी जाएगी। नायक अपनी तलवारें लहरा रहे थे और सैनिकों के कवच पर प्रहार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि घेरा स्थिर हो जाए। जो सैनिक पीछे से रुके हुए थे वे हिचकिचा रहे थे। ब्रह्मांड राज्य के सैन्य कानून के अनुसार भगोड़ों का सिर कलम किया जा सकता था। इसलिए ज्यादातर सैनिक अपनी जगह खड़े रहे और कांपते हाथों से अपने भले ऊपर उठाए रखे। सरसराहट। भागते हुए तानिशक आर्यावर्धन ने अपना हाथ घुमाया और एक खंजर चमकाया। वह हल्का सा मुस्कुराया। सरसराहट। सैनिकों की नज़रों में यह मुस्कान साक्षात शैतान की मुस्कान थी। उनके शरीर के अंग कटकर गिरने का दृश्य जैसे उनकी आंखों के सामने तैरने लगा। अगली पंक्ति के सैनिकों के पैर कांपने लगे और वे अनजाने में पीछे हटने लगे। इस बार पीछे हटने की गति और तेज थी। कुछ सैनिक तो पीछे मुड़ने भी लगे थे। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। पीछे मत हटो, डरो मत। एक नायक दहाड़ा। हालांकि इस समय उसकी बात सुनने वाले बहुत कम थे। सैनिकों का दिमाग अब इस शैतान से जितना हो सके उतना दूर भागने के विचारों से भरा हुआ था। धमाका, धमाका। भागने के लिए मुड़ने वाले 2 सैनिकों को सीधे जमीन पर पटक दिया गया। नायक अपनी तलवार लिए सबको घूर रहा था। किसकी हिम्मत है पीछे हटने की? आप तो सबसे पीछे खड़े हैं। जाहिर है आप नहीं डरेंगे। सही कहा, हिम्मत है तो खुद आगे जाओ। कौन? किसने कहा ये? बाहर आओ। नायक की आंखें खून की तरह लाल थीं और वह भीड़ को खूंखार नजरों से देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे देखने की और कोई स्वीकार करने के लिए बाहर नहीं आया। हालांकि किनारे खड़े सैनिक अब भी चुपचाप पीछे हट रहे थे। तुम सब के सब डरपोक हो। नायक ने कोसा और घेरे से बाहर निकल आया। वह सीधे तानिशक की ओर बढ़ा। वह जानता था कि अगर उसने कुछ साबित नहीं किया तो सैनिक पीछे हटते रहेंगे। वाकई, जब सैनिकों ने नायक को आगे बढ़ते देखा तो वे रुक गए और खामोशी से देखने लगे। दूसरी तरफ धूसर अंतरिक्ष के लोग हैरान थे। बेशक वे तानिशक की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते थे। देवांश मलिक तुरंत बेचैन हो गया। उसने अपनी तलवार लहराई और बाहर निकलने के लिए झपटा। हिलो मत। सामने से एक तीखी आवाज आई जिसने देवांश के कदमों को वहीं जमा दिया। फिर भीड़ ने देखा कि तानिशक के हाथ में एक खंजर है। उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई और तेज हवा उसके कपड़ों के कोनों को उड़ा रही थी क्योंकि वह नीचे की ओर झपटा। मालिक। पल भर में सबकी आंखें नम हो गईं। अतीत में हर बार जब वे तानिशक को दुश्मन पर खंजर चलाते देखते थे तो वे आत्मविश्वास से भर जाते थे। मालिक के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। लेकिन अब किसी को भरोसा नहीं था। ये सब उनकी अपनी कमजोरी की वजह से था। वे न केवल मदद करने में असमर्थ थे बल्कि हमेशा बोझ बने रहे जिससे उनके मालिक के पास बार बार बहादुरी से आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ये सब उनकी ही गलती थी। सबने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पहले कभी इतने उत्सुक नहीं थे जितने अब थे। दोनों पक्षों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती रफ्तार के कारण पहले से ही बहुत कम थी। अब जब तानिशक और वह नायक अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे तो वे महज 3 मिनट में एक दूसरे के आमने सामने थे। तानिशक की बाहें, छाती, पेट, पैर, उसके शरीर के हर हिस्से का तीव्र दर्द लगातार उसकी तंत्रिकाओं पर हमला कर रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें नायक की उठी हुई तलवार पर टिकी थीं। यह एक पर एक द्वंद्व होना तय था। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता था। वह उन सैनिकों के लिए एक दुस्वप्न था। जब तक वह लड़ सकता था वे सैनिक कभी अपना हौसला नहीं बढ़ा पाएंगे। खत्म कर दूंगा। खंजर की तुलना में तलवार के पास स्वाभाविक रूप से दूरी का फायदा होता है। जब नायक ने देखा कि तानिशक उसकी मार की सीमा में आ गया है तो वह तुरंत दहाड़ा और तलवार से प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। तानिशक ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं और वह सीधे नायक के शरीर से टकरा गया। बस हो गया। सभी सैनिकों के मन में एक ही विचार आया। वे सब युद्ध लड़े हुए लोग थे। स्वाभाविक रूप से वे देख सकते थे कि तलवार की गति निश्चित रूप से तानिशक की गति से तेज थी। सरसराहट। एक पल में एक लाल रेखा दिखाई दी और गायब हो गई। एक गोल चीज आसमान की ओर उछली और हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। सभी सैनिकों की आंखें फटी रह गई। उनकी निगाहें उस गोल चीज का पीछा करने लगी जो ऊपर और ऊपर उठती जा रही थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उस चीज को पहचान लिया। वह उस नायक का सिर था।
अभी क्या हुआ? उन्होंने देखा कि वह शैतान किसी साए की तरह तलवार के पार निकल गया और फिर खून से लथपथ खंजर ऊपर उठा। यह इतना सरल था, इतना सहज। महज एक हल्के से वार के साथ नायक का सिर उड़ गया। उस समय तक सिर अपनी चरम ऊंचाई तक पहुंच गया था, रुका और फिर नीचे गिरने लगा। धमाका! तानिशक ने एक हाथ से उस सिर को लपक लिया और अपनी बांह घुमाई। सरसराहट! जैसे कोई बच्चा गेंद से खेल रहा हो, वह सिर सैनिकों के सामने जा गिरा। वह उछला, गिरा, फिर उछला, गिरा और लुढ़कने लगा। सभी सैनिकों ने अपने सिर झुका लिए और उस सिर को देखा जो उनके पैरों तक लुढ़क कर आया था। नायक की आंखें फटी हुई थीं। गुस्सा, घबराहट, हैरानी। सैनिक प्रकाश महासभा के देवता की कसम खाकर कह सकते थे कि उन्होंने कभी ऐसी नज़र नहीं देखी थी जिसमें इतने सारे अर्थ छिपे हों। भागो, हे भगवान! शैतान! डर से भरी चीखों के बीच सैनिक बिखर गए। भाटे के समय समुद्र की तरह वे सब पीछे हट गए। चूंकि रास्ता ढलान वाला था, इसलिए कई सैनिक लड़खड़ाकर लुढ़क गए। लेकिन इसके बावजूद वे जल्दी से जमीन से उठे और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर भागे। लगभग किसी की हिम्मत पीछे मुड़कर देखने की नहीं हुई, जैसे पीछे देखना उनकी भागने की ताकत को निगल जाएगा। यही कारण था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि तानिशक, जिसने अभी अभी हत्या की थी, अब भी खड़ा था और उस बिना सिर वाली लाश का सहारा लिए हुए था। हौंफते हुए, लगातार हौंफते हुए, तानिशक ने हताशा में लाश को पकड़े रखा। इस समय उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गिर नहीं सकता, मैं गिर नहीं सकता। तानिशक, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। उद्धरण: जैसे किसी सम्मोहन में हो, तानिशक के सामने काले बादल धीरे धीरे छंट गए और उसने आखिरकार फिर से दुनिया को साफ देखा। एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसका शरीर 2 बार डगमगाया। तानिशक ने अपने सामने पड़ी लाश की ओर देखा, अपना बायां हाथ बढ़ाया और सामने वाले के कंधे को थपथपाया। तुम एक मर्द हो, शुक्रिया, और मुझे खेद है। उसने हाथ हटाया और लाश धड़ाम से जमीन पर गिर गई। ये वाकई एक सम्मानजनक वीर व्यक्ति था। उसका अंत इतने दुखद तरीके से नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब तक तानिशक बीच में बेहोश नहीं हुआ, तब तक युद्ध का अंत इसी तरह होना तय था। उसे उन सैनिकों को डराने के लिए एक साफ हत्या की जरूरत थी। शुरुआत में तानिशक अपना दबदबा बनाने के लिए भागते हुए किसी सैनिक को पकड़ने की सोच रहा था, लेकिन जब वह नायक बाहर निकला तो तानिशक को पता चल गया कि मौका आ गया है। अपना दबदबा बनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था, इसलिए शुक्रिया कहना स्वाभाविक था। रही बात माफ़ी की, तो वह इसलिए थी क्योंकि तानिशक ने अपने विरोधी को उतने खुले तौर पर नहीं मारा था जितना सबको लगा। विशाल तलवार के उस तक पहुंचने से पहले उसने अपने कातिलाना इरादे किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल किया, जिससे नायक एक पल के लिए ठिठक गया। ये पल बहुत छोटा था और उस व्यक्ति के अलावा कोई और इसे नहीं देख सका। मालिक, मालिक! देवांश मलिक सबसे पहले दौड़कर आया और तानिशक को संभाल लिया। उसके बाद बाकी सब ने उसे घेर लिया। धत, हिलना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही हिलते रहे तो मैं सच में गिर जाऊंगा। बेशक सैनिकों का पीछे हटना केवल अस्थायी था। उनके पास आदेश थे, इसलिए वे पहाड़ की तलहटी से कुछ 100 मीटर दूर फिर से इकट्ठा हुए और एक रक्षात्मक घेरा बना लिया। वहां अभी भी एक डर का माहौल था और उनका इरादा समय बर्बाद करने का था। तानिशक और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से जल्दी में नहीं थे। वे धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरे। जब वे तलहटी में पहुंचे तो देवांश ने एक लकड़ी का कुंदा काटा और तानिशक उस पर बैठ गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने जम गए। इस समय युद्ध के लिए तैयार सैनिक थोड़े उलझन में थे। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जो रफ्तार पहले इतनी तेज थी, वह अचानक क्यों रुक गई? जरूर कोई साजिश है, जरूर कोई साजिश है। जटिल सोच वाले सैनिकों की तुलना में तानिशक बहुत शांत था। बैठने के बाद उसे राहत महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस भरी। काश मेरे पास एक हाथ वाला पंखा होता तो मैं बिल्कुल दादा शुभंकर जैसा लगता। जाहिर है ऐसी स्थिति ज्यादा देर तक नहीं खींचने वाली थी। तानिशक ने जब विरोधी सैनिकों के बीच हल्की हलचल देखी तो उसने तुरंत लापरवाही से सिर घुमाने का नाटक किया। देवांश, तुम और अमित यादव आपस में झगड़ो। ऐसा दिखाओ जैसे तुम हमला करने वाले हो और उन्हें डराओ। झगड़ा? मैं अमित के साथ क्यों झगड़ूंगा? क्या हम अभी भी लड़ना चाहते हैं? देवांश ने बिना समझे अपने बाल खुजलाए, अपनी तलवार पकड़ी और अमित की ओर देखा। तानिशक ने मुंह खोला और जल्दी से कहा, रुको, मैं तुम्हें अमित से लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। ओह, तो आपका मतलब सैनिकों से लड़ना है। मैं समझ गया। देवांश को अचानक समझ आया और वह आगे बढ़ने ही वाला था। धत, रुको! तानिशक ने देवांश को पकड़ा और लगभग उसे पसीना आ गया। वर्तमान स्थिति को पाना आसान नहीं था। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि दूसरे पक्ष ने हमला नहीं किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें खुद उकसाने की? ये नाटक है, नाटक, समझ रहे हो? अमित, क्या तुम समझ रहे हो मेरा मतलब क्या है? मैं समझ गया। अमित ने सिर हिलाया। बहुत अच्छे। तानिशक की आंखों में लगभग आंसू आ गए।
अगर हर कोई देवांश जैसा होता तो वह जी नहीं पाता। तुम देवांश को सिखाने के जिम्मेदार हो। जल्दी करो। दूसरी तरफ के सैनिकों ने देखा कि धूसर अंतरिक्ष के लोग काफी देर से नहीं हिले, तो वे थोड़े शंकित हो गए। ये सच था कि वे तानिशिक की भयानक ताकत से चिंतित थे, लेकिन वे किसी साजिश से और भी ज्यादा डर रहे थे। ये जानना जरूरी था कि उन्होंने पहले बहुत कुछ झेला था, जैसे शिविर में आग लगाना, आधे रास्ते में घात लगाकर हमला करना, लोगों का हवा में उड़ना और भी बहुत कुछ। दूसरे पक्ष के पास लोगों को नुकसान पहुंचाने के अंतहीन तरीके और भागने की तकनीकें लग रही थीं। वे न केवल किसी को पकड़ने में असमर्थ थे, बल्कि लगातार अपने साथियों को खो रहे थे। ये पीछा करना उनके लिए महज एक दुष्स्वप्न था। वहां अभी भी कोई हलचल क्यों नहीं है? क्या ये वाकई सिर्फ दिखावा हो सकता है? उस समय नायक ने क्या कहा था? लेकिन अब देखो, वे हिल रहे हैं। नजर रख रहे सैनिकों ने तुरंत धूसर अंतरिक्ष की ओर एक नई हलचल देखी। एक बड़ी तलवार वाला हट्टा कट्टा आदमी खुद को रोक नहीं पाया और दौड़ पड़ा, लेकिन एक मोटे आदमी ने उसे रोक दिया। फिर वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। यह आंतरिक कलह है। क्या किसी ने सुना कि वे क्या कह रहे थे? मैं साफ नहीं सुन सका। मैंने बस हमला, घात जैसा कुछ सुना। क्या वे वाकई हमला करने वाले हैं? अरे, वह मोटा आदमी हमारे पीछे और किनारे की ओर इशारा क्यों कर रहा है? क्या उसने इशारा किया? मुझे तो नहीं दिखा। मुझे लगता है उसने किया। मैंने भी देखा। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे बगल में लोग घात लगाकर बैठे हों? बकवास। क्या उनके पास इतने लोग हैं कि वे घात लगा सकें? मुझे लगता है कि वे समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, वे पहले 13 लोग नहीं थे। अब 11 ही क्यों बचे हैं? आखिरकार एक सैनिक ने ध्यान दिया कि धूसर अंतरिक्ष के 2 सदस्य गायब थे। अरे, सच है, वाकई कोई साजिश है। लेकिन 2 लोग क्या कर सकते हैं? लापरवाह मत रहो। क्या तुम भूल गए कि इन लोगों ने एक ही रात में 10 से ज्यादा रसद टोलियों को जला दिया था? इसके बाद एक व्यक्ति जो नायक जैसा लग रहा था, उसने पीछे मुड़कर देखा और अपनी भौहें सिकुड़ी। जाओ, मेरे लिए आसपास की जांच करो। जी। दर्जनों सैनिकों ने सिर झुकाया और टोली के पिछले हिस्से से धीरे धीरे पीछे हटे और चारों ओर बिखर गए। ये कहना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार चालें चलता है और चमत्कारिक परिणाम हासिल करता है, तो यह उसके विरोधियों के लिए एक बड़ा डर बन जाता है। सैनिक पूरी तरह से डरे हुए थे, इतना कि उन्हें दूसरे पक्ष की हर हरकत और बात पर संदेह हो रहा था। अब अपना ध्यान वापस तानिशिक की ओर लाते हैं। अमित, हमें क्या कहना चाहिए? खैर, मैं शुरू करता हूँ। अमित ने चारों ओर देखा और अपनी आंखें घुमाईं। आज मौसम अच्छा है। देवांश, क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने खाया, लेकिन वह बहुत साधारण था। वह कल रात वाले मुर्गे जितना अच्छा नहीं था। देवांश को आखिरकार समझ आया और उसने एक खास शब्द पर जोर दिया। सही कहा। अमित ने लापरवाही से चारों ओर इशारा किया और जल्दी से अपनी बात वापस ले ली। मुझे लगता है कि उस मुर्गे की मांसपेशियां सबसे अच्छी हैं। हाँ, मुर्गे की मांसपेशियां नहीं होती, उसे सीने का मांस कहते हैं। नहीं, मांसपेशियां सुनने में बेहतर लगता है। सीने का मांस, मांसपेशियां। खांसते हुए उद्धरण चिन्ह। इन दोनों विदूषकों को पूरी गंभीरता से इस मामले पर बहस करते देख सबके मुंह के कोने ऐसे टेढ़े हो रहे थे जैसे उनके दांतों में दर्द हो और उनके चेहरे मरोड़ खा रहे थे। खुद को जोर से हंसने से रोकने के लिए उन्होंने अपने सिर झुका लिए और अपना गला साफ करने लगे या खांसने के लिए अपने मुंह हाथों से ढक लिए। दोनों पक्ष इस अजीब माहौल में जमे रहे। तानिशिक ने यह भी देखा कि सैनिक आसपास जांच कर रहे हैं, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। मोहनलाल और अन्यों को बेड़ा बनाने में समय लगेगा। वह चाहता था कि ये सैनिक जितना हो सके उतनी सावधानी से तलाशी लें। सबसे अच्छा होगा अगर वे हर चूहे के बिल को भी खोद डालें। लगभग आधे घंटे बाद सूरज पूरी तरह क्षितिज से ऊपर आ गया था। वह काफी सफेद लग रहा था। जो सैनिक आसपास जांच कर रहे थे, वे एक एक करके वापस लौट आए। जाहिर है, उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। रही बात देवांश और अमित की, तो उन्होंने मौसम से लेकर खाने तक और बचपन की दिलचस्प कहानियों तक हर चीज पर बात कर डाली। उनके मुंह और जबान सूख चुके थे। नायक, चलिए हमला करते हैं। वे साफ तौर पर हमारे साथ खेल रहे हैं। एक सैनिक ने ऐसा कहा। हाँ नायक, मुझे लगता है कि वे समय बर्बाद कर रहे हैं। वह व्यक्ति भी थोड़ा संदिग्ध है। वह पूरे समय वहीं बैठा रहा है। क्या वह पहले बस खुद को रोके हुए था, लेकिन वास्तव में उसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है? ये केवल समय की बात थी कि उन्हें पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार तानिशिक और बाकी लोग सिर्फ बोल रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। पिछले खौफ का असर भी बस इतनी ही देर तक रहना था। रुको, मुझे सोचने दो। तुम्हें क्या लगता है? ये 300 से ज्यादा लोग महज बिखरी हुई टोलियां थीं। उन्हें उन टोलियों से अस्थायी रूप से जोड़ा गया था जो घास के मैदान में सबसे ज्यादा पीछा कर रही थीं। वहां 4 नायक थे,
अभी अभी उनमें से एक की मौत हो गई और बाकी 3 ने तुरंत एक आपातकालीन चर्चा की। जो सैनिक सबसे जोर से चिल्ला रहे थे वे उन्हीं के नायक थे जिनकी अभी मौत हुई थी। पहले कायरता के एक पल के कारण या भीड़ के साथ चलने के कारण वे पीछे हट गए थे। अब इतने लंबे अंतराल के बाद सैनिकों का लड़ने का जज्बा फिर से जाग उठा था। वे अपने सिर कटे नायक का बदला लेने के लिए दृढ़ थे। चर्चा में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ मिनटों के बाद नायक एक सहमति पर पहुंचे। हमला, या यूं कहें कि एक पर रखने वाला हमला। उन्होंने पहले सैनिकों की एक टोली भेजने का फैसला किया। इसमें कोई शक नहीं था कि यह आदेश उन सैनिकों को मिला जो अपने नायक का बदला लेने के लिए बेताब थे। मालिक, अब हम क्या करें? वे हमला करने वाले हैं, देवांश ने घबराहट में कहा। मैं देख रहा हूं। तानिशिक एक लकड़ी के कुंदे की मदद से खड़ा हुआ, फिर अपने शरीर को स्थिर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। इस स्थिति में जाहिर है हमें भागना चाहिए। टप टप टप। इससे पहले कि तानिशिक अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक तेज रोशनी और बिखरे हुए कदमों की आवाज आई। सबके दिल दहल गए और उन्होंने चारों ओर देखा। इस तरह के बिखरे हुए शोर का मतलब था कि यहाँ काफी लोग थे। दक्षिण पूर्व। आवाज की दिशा पहचानने की तानिशिक की क्षमता के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। उसने तुरंत आवाज के स्रोत की पुष्टि की। ये सैनिकों के पीछे से आ रही थी। तानिशिक कुछ 100 मीटर दूर से इसे पहचान सकता था, तो उन सैनिकों की तो बात ही क्या जो वहां खड़े थे। जब उन्होंने कदमों की आहट सुनी तो वे घबरा गए। हमला करने वाली टोलियां भी रुक गईं और पीछे मुड़कर देखने लगीं। सब शांत रहो, घबराओ मत। पीछे की जांच किसने की थी? एक नायक दहाड़ा। हमने की थी। हमने अपने पीछे कुछ 100 मीटर के दायरे में जांच की थी। वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। धत्तेरे की, तो फिर यह क्या है? नायक ने गुस्से में कहा। सैनिक थोड़े उदास थे। तानिशिक के केवल 2 आदमी गायब हुए थे, इसलिए मार्च करते समय की तरह 10 मील के दायरे में जांच करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जब ये आवाजें साफ तौर पर दूर से आ रही थीं, तो उनके पास कोई चारा नहीं था। क्या आपको लगता है यही कारण है कि वे लोग यहाँ रुके थे? उन्होंने हमें घेरने के लिए अपने साथियों को बुलाने के लिए लोग भेजे थे। ओह, नायक ने जब ये सुना तो उसकी सांसें अटक गईं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके 2 आदमी गायब थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वे समय बर्बाद कर रहे थे। पिछले विभिन्न जालों और साजिशों को देखते हुए जिनमें वे फंस चुके थे, नायक को लगा कि यही सच है। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी से रक्षात्मक घेरे में वापस आ जाओ। बाद में मेरे आदेश का इंतजार करना और किसी भी समय बाहर निकलने के लिए तैयार रहना। जी। सैनिकों ने एक अर्धवृत्ताकार वर्गाकार घेरे में मोर्चा संभाल लिया। स्वाभाविक रूप से उनका मुंह पीछे की ओर था। इस समय वे धूसर अंतरिक्ष के लोगों के बारे में अस्थायी रूप से भूल गए थे। आखिरकार वे केवल 10-12 ही थे। धप धप धप। आवाज करीब और करीब आती जा रही थी। सैनिकों ने अपने भाले कसकर पकड़ लिए और 1000 मीटर दूर पहाड़ी रास्ते को घूरने लगे। करीब और करीब, वे आ रहे हैं। अरे वाह! हैरानी, निशब्दता, खुशी और अन्य भावनाओं की एक धीमी दहाड़ गूंजी। पता चला कि पहाड़ी रास्ते से भाले पकड़े और ब्रह्मांड राज्य का मानक कवच पहने सैनिकों की कतारें दिखाई दे रही थीं। कहने की जरूरत नहीं है कि ये वही लोग थे जो पीछा करने के दौरान पीछे छूट गए थे। जो सैनिक बाद में आए वे भी थोड़े उलझन में थे। आखिरकार कोई भी व्यक्ति जो अभी अभी मोड़ मुड़ा हो और अपने सामने हथियारों से लैस लोगों का एक बड़ा समूह देखे, वह चौंक ही जाएगा। अगर उनका कवच इतना साफ दिखने वाला न होता तो हमलों की पहली लहर शुरू हो चुकी होती। हा, सही समय पर आए। होश में आते ही नायक जोर से हंसा। उसके दिल का बोझ उतर गया। पीछे की टुकड़ियां अब अगली टुकड़ियां बनेंगी। अब उन कमबख्त लोगों पर हमला करो। मदद मिलने के बाद नायक का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उसने सीधे सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। क्या तुम हत्या करने में बहुत माहिर नहीं हो? मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम 1000 लोगों को मार सकते हो। नायक, वे चले गए। अगली पंक्ति के सैनिकों ने मुड़कर चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह ... क्या? नायक हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से भीड़ को एक तरफ धकेला और आगे बढ़ा। वाकई वह जगह जहां वे लोग खड़े थे अब खाली थी। वहां केवल एक लकड़ी का कुंदा बचा था। धत्तेरे की, उनका पीछा करो। 92। धत्तेरे की, धत्तेरे की, धत्तेरे की। नायक गुस्से से पागल हो रहा था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं था कि दूसरा पक्ष केवल समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वे आखिर करना क्या चाहते हैं, पर जब उसने सोचा कि कैसे वह बेवकूफ़ों की तरह उनकी हर बात मानता रहा और इतनी देर तक वहीं रुका रहा, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर आग लगी हो और उसे अपनी बुद्धिमत्ता की हार महसूस हो रही थी। धत्तेरे की, मुझे उन्हें बस एक बार पकड़ लेने दो, फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि... धड़ाक। जैसे ही वह गुस्से में अपने मन की भड़ास निकाल रहा था, तभी सामने से एक जोरदार आवाज आई। क्या हुआ? नायक, वहां एक जाल है।
जाल। नायक एक पल के लिए ठिठका और अपनी टोली के सबसे आगे पहुंच गया। उसने देखा कि पहाड़ी रास्ते के बीचों बीच लताओं से बंधा एक भारी तना गिरा पड़ा था। कुछ सैनिक उसके नीचे दब गए थे और दर्द के मारे चीख रहे थे। रास्ते के किनारे एक फंदा छिपाया गया था, किसी भाई का पैर उस पर पड़ गया। एक जासूस ने जाल को देखते ही स्थिति का विश्लेषण किया। छोटी मोटी चालें। तुम और तुम। नायक ने एक ही सांस में 5 सैनिकों की ओर इशारा किया और आदेश दिया, तुम इन्हें बचाने के लिए यहीं रुको। बाकी सब मेरे पीछे आओ, हम पीछा जारी रखेंगे। जासूसों, आगे बढ़कर रास्ता साफ करो। तुम अभी भी समय खराब करना चाहते हो। अब मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। नायक को लगा कि उसने तानिशिक आर्यावर्धन की चाल समझ ली है, इसलिए उसने तुरंत फैसला लिया। वाकई, रास्ते में हर जगह छोटे छोटे जाल बिछे थे। जासूस उन्हें हटाते हुए पसीने पसीने हो रहे थे। इन जालों से ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। वे या तो गिरते हुए लट्ठे थे या उलझाने वाली रस्सियां, जिनसे लोग सिर्फ घायल हो रहे थे, मर नहीं रहे थे। सबसे बुरा तो मधुमक्खी का छत्ता था, जिसने सबको काफी परेशान किया। लेकिन जैसा कि नायक ने कहा था, ये सब केवल छोटी चालें थीं। वे किसी बच्चे की शरारत जैसी लग रही थीं। बेशक, जासूसों को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। हालांकि ये जाल छोटे थे, पर बहुत ही चतुराई से बनाए गए थे। उन्हें नाकाम करने की उनकी सफलता दर बहुत कम थी। कई जाल तो सीधे सैनिकों की वजह से ही सक्रिय हो रहे थे। लेकिन चूंकि ये जानलेवा नहीं थे, इसलिए सैनिकों ने शिकायत नहीं की। उन्हें लगा कि जासूस केवल उन बड़े जालों को हटा रहे हैं जिनसे जान जा सकती है, इसलिए उन्होंने इन छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें क्या पता था कि वे जासूस पागल होने की कगार पर थे। आखिर वे ही तो सबसे आगे चल रहे थे। उदाहरण के तौर पर, सामने एक पत्थर पड़ा था जो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ से लुढ़क कर आया हो। पहाड़ी रास्तों पर यह बहुत सामान्य बात थी। जासूसों ने ज्यादा नहीं सोचा। उनमें से कुछ उसे हटाने के लिए आगे बढ़े। आखिर उनके पीछे सैकड़ों लोग आ रहे थे और पत्थर के चारों ओर से घूमकर जाने में काफी समय बर्बाद होता। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हिलाया, मुसीबत खड़ी हो गई। एक लकड़ी का डंडा सीधा उनके चेहरे पर आकर लगा और कुछ के तो दांत तक टूट गए। एक और उदाहरण, जब उन्हें एक सुनसान इलाके में छोटा रास्ता मिला। सावधानी से जांच करने के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहां से कोई नहीं गुजर रहा। इसके अलावा वे खुद वहां जाकर देख आए थे और कोई जाल सक्रिय नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने तुरंत नायक को सूचना दी और सैनिकों को वहां से ले जाने का सुझाव दिया। अंत में, जैसे ही वे वहां से गुजरने वाले थे, अचानक एक बड़ी चट्टान ने रास्ता रोक दिया। जासूस हक्के बक्के रह गए। वे प्रकाश महासभा के देवता की कसम खाकर कह सकते थे कि अभी कुछ देर पहले वहां कोई चट्टान नहीं थी। कुछ समय बाद जासूसों का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया। उन्होंने सोचा, भाड़ में जाए, अब जिसे जो टकराना है टकराने दो। कम से कम कोई मर तो नहीं रहा। अब उन्हें लगने लगा था कि ये तंत्र किसी और ही दुनिया के हैं। इसमें दुश्मन का दिमाग पढ़ने की कला और उनकी आदतों की समझ शामिल थी। जैसे ही जासूसों ने ढील देनी शुरू की, उन्हें एक और अजीब चीज दिखी। आगे 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता घने सफेद धुएं से ढका हुआ था। धुएं को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह प्राकृतिक नहीं है। ये स्पष्ट था कि किसी ने चारा जलाया है जिससे इतना धुआं निकल रहा था। इसी वजह से उनके सामने ये स्थिति बनी थी। जासूस उस धुएं को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने दाएं बाएं जमीन का मुआयना किया। कई मील के दायरे में यही एकमात्र रास्ता था। हालांकि कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर वे ऐसे ही अंदर चले जाते तो उन्हें डर था कि कहीं घात लगाकर हमला न हो जाए। लेकिन अगर वे अंदर नहीं जाते तो मुख्य सेना के आने पर वे क्या जवाब देंगे। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उन कुछ लोगों ने उस तरफ जाने का फैसला किया जहां धुआं कम था। सबसे अच्छा तो यही होता कि उन्हें कुछ मिल जाए। अगर नहीं मिला तो वे किस्मत के भरोसे अंदर चले जाएंगे। अंत में उनकी किस्मत ने साथ दिया। धुएं में 10 कदम चलने के बाद उन्हें कुछ अजीब दिखा। पता चला कि सड़क के किनारे कुछ लट्ठे, सूखी टहनियां और अन्य चीजें रखी थीं। स्थिति समझने के बाद वे तुरंत पीछे हटे और मुख्य सेना का इंतजार करने लगे। कुछ मिनटों बाद नायक सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। इस समय तक रास्ते में मिले जालों की वजह से सैनिक थोड़े बेहाल हो चुके थे। क्या स्थिति है? धुआं काफी साफ दिख रहा था। नायक ने देखते ही पूछा। जासूस ने आगे बढ़कर अपनी राय और जो कुछ देखा था वह बताया। चिंता मत करो, ये सब बस एक दिखावा है। नायक ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। अब वह पूरी तरह से यही सोच रहा था कि तानिशिक और बाकी लोग सिर्फ समय बिता रहे हैं। इतना कहने के बाद उसने सैनिकों को धुएं में घुसने का आदेश देने ही वाला था। रुको, एक दूसरा नायक घबराया हुआ चेहरा लेकर बाहर आया और बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब कुछ देखा परखा सा लग रहा है? देखा परखा? जरा सोचो कि वो सारा सामान कैसे जलाया गया था। नायक का दिल अचानक धक से रह गया। फिर उसे पसीना आने लगा। सही बात है, सड़क के किनारे टहनियां रखकर रास्ता रोका गया था और फिर आग लगा दी गई थी।
खांसते हुए, यह जरूरी नहीं है। वे हमसे मुश्किल से 10 मिनट आगे थे। उनके पास इतना बड़ा जाल बिछाने का समय कहाँ से आया होगा? नायक ने तुरंत उस बात के बारे में सोचा जो मेल नहीं खा रही थी। क्या तुम उन 2 लोगों को भूल गए जो शुरुआत में गायब हो गए थे? ओह, नायक के मुंह से ठंडी आह निकली। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने शुरू से ही हमारे खिलाफ साजिश रची थी? अब तक नायक की वर्तमान सोच के अनुसार तानिशक और अन्य लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि समय बर्बाद करने वाली चाल सफल होगी। वे 2 लोग सब कुछ तैयार करने के लिए पहले ही यहाँ आ गए थे। जहाँ तक रास्ते के छोटे जालों का सवाल है, वे उस समय बिताने वाली रणनीति को पुख्ता करने के लिए थे जो उसने पहले सोची थी। जैसा कि उसने अभी कहा था, वे जानबूझकर रहस्य पैदा कर रहे थे। फिर जब वह उनसे टकराया तो उसे एहसास हुआ कि यह समय बिताने की चाल नहीं, बल्कि एक असली जाल था। जाल के अंदर जाल, जाल के अंदर जाल, सिर्फ इसके बारे में सोचना ही डरावना था। तो अब हम क्या करें? दूसरे नायक के गहन विचार के बाद ये स्पष्ट था कि उसे भी लगा कि वहाँ कोई जाल है। हम पहाड़ के ऊपर से जाएंगे और सीधे सामने निकलेंगे। अगर यह जाल है तो पीछे की टुकड़ियां उन्हें घेर लेंगी। अगर नहीं तो हम बस आधा घंटा बर्बाद करेंगे। आधा घंटा, वे ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। क्या बेहतरीन योजना है। ठीक है, वही करते हैं। ये सच था कि पहाड़ के ऊपर से जाना सबसे अच्छा रास्ता था। इससे अचानक होने वाले हमले से बचा जा सकता था और इस खतरनाक जगह को छोड़कर पीछा जारी रखा जा सकता था। बस आधा घंटा अतिरिक्त लगना था। पहाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी और सैनिकों ने 15 मिनट में चोटी देख ली। क्या तुम्हें लगता है कि वे नीचे होंगे? एक नायक ने धुएं से भरे पहाड़ी रास्ते की ओर देखते हुए पूछा। होने तो चाहिए। चालबाजी पसंद करने वाले ये लोग इस फायदेमंद जगह को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, ये तो अच्छा है। मैं वाकई उनके चेहरे देखने के लायक होंगे जब वे हमें अपने पीछे देखेंगे। ओह, वह बहुत मज़ेदार होगा। हाँ, इन नायकों की नज़र में तानिशक की योजना पकड़ी गई थी और अब उन्हें मजा चखाने का वक्त था। कल्पना कीजिए, जब वे लोग आगे और पीछे से घिर जाएंगे तो वे शान से कहेंगे, तुमने खुद मुसीबत मोल ली है, ये तो बस एक छोटी सी चाल थी, युद्ध इतना आसान नहीं होता, नौजवानों। हाँ, वे अपने मन का सारा गुस्सा निकाल पाएंगे। इसी खुशी के मूड में वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। और फिर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने सामने देखा और सबके सब जैसे पत्थर बन गए। पहाड़ की चोटी पर एक साफ दिखने वाला पत्थर का स्तंभ था और उस पर तलवार शब्द खुदा हुआ था। चाहे आप मेरे साथ हजारों मील चलें, अंत में हमें अलग होना ही होगा। सबको विदा। कैरट कैरट धूसर अंतरिक्ष। खैर, शब्द बहुत खास थे और भाषा बहुत विनम्र थी, लेकिन पढ़ने में थोड़े अजीब थे। और उस आखिरी अजीब चिन्ह का क्या मतलब था? मैं जा रहा हूँ, तुम कोरे मूर्खों। खैर, लिखावट बहुत गंदी थी, लहजा दयालु नहीं था और कुछ गलतियां भी थीं। साफ था कि यह किसी अनपढ़ ने लिखा है। खैर, कृपया मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम हरीश है। हसे हरीश, रीसे हरीश। आधे शब्द ही लिखे थे, जैसे वह कुछ और लिखना चाहता हो पर उसे रोक दिया गया हो। कुल मिलाकर 10 से ज़्यादा वाक्य थे जिनमें या तो मजाक उड़ाया गया था या परोक्ष रूप से ताना मारा गया था। हर शब्द दिल पर चोट कर रहा था और हर वाक्य गुस्सा दिलाने वाला था। उन्हें उम्मीद थी कि हम यहीं से निकलेंगे। बकवास, उस नायक ने काले पड़ चुके चेहरे के साथ कहा, जिसे लगा था कि तानिशक समय बर्बाद कर रहा है। ये सही नहीं है। चले गए, सिर्फ आधा घंटा हुआ है। वे इतनी जल्दी कहाँ जा सकते थे? किसी ने पत्थर के स्तंभ के छिपे हुए अर्थ को समझा और हैरानी से पूछा। सबका दिल धक से रह गया। ये सच है कि फिर से मात खाना निराशाजनक था, लेकिन फिर भी वे इतने कम समय में पीछा करने वालों को कैसे छका सकते थे? नायक, सामने देखिए। जब सबका ध्यान पत्थर के स्तंभ पर था, एक जासूस ने अपनी आदत के अनुसार आसपास का मुआयना किया। तीनों नायकों ने एक साथ सिर उठाया। उनकी निगाहें ऊंचे पत्थर के स्तंभ को पार कर आगे देखने लगीं। इस समय तक सूरज आसमान में आधा ऊपर आ चुका था और पहाड़ों का कोहरा छंट चुका था। दूर एक चमकती हुई चांदी जैसी पट्टी आंखों में चुभ रही थी। क्या वह एक नदी है? सब खत्म हो गया। धत तेरे की। भले ही वे नायक बहुत बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन वे सैन्य भूगोल से परिचित थे। पत्थर के स्तंभ पर लिखे शब्दों के साथ जोड़ने पर यह स्पष्ट था कि वे लोग पहले नदी पार करना चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा था तो क्या तुम अभी भी समय बर्बाद कर रहे थे? तो वे 2 लोग इसलिए गायब हुए थे ताकि नायक चिल्लाया और चेहरा ढककर नीचे बैठ गया। आत्मग्लानि। जब कोई व्यक्ति बेहद कमजोर और निराशा में होता है तो वह अक्सर अपनी आंखें ढक लेता है। इसका मतलब था कि वे देखना नहीं चाहते थे और इसके बारे में सोचना नहीं चाहते थे। नायक का दिमाग चकरा गया था। क्यों हर बार जब उसे लगता था कि उसने दुश्मन के विचारों का अनुमान लगा लिया है तो उसे पता चलता कि वह सिर्फ एक जाल था? क्या वह बहुत ज़्यादा सोच रहा था या दुश्मन उससे कहीं ज़्यादा गहराई से सोच रहा था?
सैनिक भी खामोश थे। किसी की उंगलियों पर कठपुतली की तरह नाचने का एहसास वाकई सुखद नहीं था। दहाड़, जो नायक नीचे झुका था वह अचानक खड़ा हुआ और आसमान की ओर देखकर दहाड़ा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और पत्थर के स्तंभ की ओर झपटा। ये चीज़ वाकई आंखों में खटक रही थी, खासकर ऐसी स्थिति में। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। नायक स्पष्ट रूप से सोच रहा था कि वह पत्थर का स्तंभ ही तानिशक और बाकी लोग हैं। जब सब एक दूसरे को देख रहे थे उसने अपनी पूरी ताकत से उस पर बार बार वार किए। कुछ ही क्षणों में पत्थर का स्तंभ टूट गया और धूल उड़ने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी की हड्डियां तोड़ने और राख उड़ाने का आनंद मिल रहा हो। हांफते हुए नायक ने राहत की सांस ली और अपनी तलवार वापस खींची। अचानक उसका शरीर फिर से ठिठक गया। सैनिकों ने भी अपने मुंह खोल दिए और उस जगह को फटी आंखों से देखने लगे जहां पत्थर टूटा था। वहां वास्तव में एक और छोटा पत्थर का स्तंभ था। जाहिर है इसे पहले वाले पत्थर के पीछे छिपाया गया था। जिसने इस पत्थर को तोड़ा वह मूर्ख है। बस परख पूरी हुई। डॉट डॉट डॉट। झन, तलवार जमीन पर गिर गई। एक पल की खामोशी के बाद फिर से वही निराशा भरी दहाड़ गूंजी। मैं उन्हें मार डालना चाहता हूँ। मैं उन्हें मार डालना चाहता हूँ। मार डालो, मार डालो, मार डालो। डॉट डॉट डॉट। इस बीच कुछ मील आगे, हांफते हुए, जल्दी करो जल्दी, नदी बस आने ही वाली है। तानिशक देवांश मलिक की पीठ पर लेटा हुआ सबको उकसा रहा था। मालिक, आप तो पीठ पर लेटे हैं, क्या आपके पैरों में दर्द नहीं होता? दौड़ते दौड़ते मेरी तो सांस फूल रही है। देवांश ने अपना थूक निगला और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में ट्रेनिंग और कड़ी करनी होगी। तुम इतनी कम दूरी दौड़ने के बाद भी नहीं दौड़ पा रहे। तानिशक ने मजे लेते हुए कहा, उस समय तुम्हारे मालिक यानी मैंने किसी को मारने के लिए 1 महीने तक हजारों मील की दौड़ लगाई थी। पहाड़, जंगल, चोटियां और बाकी रास्ते मेरे लिए समतल मैदान जैसे थे। वह रफ्तार, वह जज्बा। अंत में क्या हुआ? वह आदमी मर गया। देवांश की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से पूछा, एक कठिन लड़ाई के बाद अंत में हम उसे नहीं मार सके? तानिशक ने अपनी नाक छुई। सबने उसकी खिल्ली उड़ाई। पहले तो जब उन्होंने 1000 मील के पीछा करने की बात सुनी तो वे जोश से भर गए थे। किसे पता था कि अंत इतना बुरा होगा? धत, तुम्हें क्या पता? एक चुड़ैल ने सब गड़बड़ कर दिया। वरना तानिशक ने असंतोष जताते हुए कहा। चुड़ैल? हांफते हुए, मालिक आप तो बहुत ही बेकार निकले। देवांश जोर से हंसा और उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। ये देखकर कि वे घेरेबंदी से बाहर निकलने वाले हैं सबका मूड अच्छा था। उन्होंने बस तानिशक को उठाया और मजाक करने लगे। तानिशक को बुरा नहीं लगा। उसने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, उस चुड़ैल का नाम सिल्विया है। अगर हम कभी नीचे मिले तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। ठीक है, मैं उसे देखना चाहूंगा। देवांश बेपरवाह लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी कब्र पर फूलों का गुलदस्ता रखूंगा। तानिशक ने अपना सिर घुमाया और कहा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं, सबने अपना सिर हिलाया। हालांकि एक पल में ही दूर से एक और भी तेज आवाज आई। मैं तुम्हें मार डालूंगा मैं। आवाज बहुत डरावनी और लहजा बहुत हताश था। सबने पहले एक दूसरे को देखा, फिर ठहाके मारकर हंसने लगे। मैंने कहा था ना कि मेरे शब्दों ने उसे जरूर गुस्सा दिलाया होगा। तुम्हें थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। वहां कुल 10 शब्द थे और उसमें भी गलती थी। तुम्हारी वाली बेहतर थी। लोरी की तरह लंबी चौड़ी और मुद्दे की बात ही नहीं थी। मुझे अभी भी लगता है कि मेरी वाली थोड़ी ज्यादा असरदार थी। सब हंसते मजाक करते हुए आगे बढ़ते रहे। पानी के बहने की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देने लगी और हवा में जलीय पौधों की महक महसूस होने लगी। एक पहाड़ी के पीछे मुड़ने के बाद आगे का रास्ता साफ और चौड़ा हो गया। वह नदी जो दूर से चांदी की पट्टी जैसी दिखती थी, पास से विशाल और असीमित लग रही थी। इसके अलावा समय समय पर उठने वाली लहरों से पता चल रहा था कि नदी का बहाव बहुत तेज था। इस समय किनारे पर 2 लोग बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। मालिक, आखिर आप आ ही गए। मोहन लाल गुज्जर जल्दी से उनके पास आया। क्या हाल है? क्या बेड़ा तैयार है? तानिशक ने बेसब्री से पूछा। तैयार है, मोहन लाल ने दूर जमीन की ओर इशारा किया जहां लताओं और हरे बांध से बना एक बड़ा लकड़ी का बेड़ा रखा था। बहुत अच्छे, चलो चलें। तानिशक ने अपने पीछे देखा। हमारे पीछे पागलों का एक झुंड हो सकता है। हैं, पागल? मोहन लाल हैरान रह गया। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देवांश मुस्कुराया और उसने मोहन लाल का कंधा थपथपाया। अफसोस कि तुम वहां नहीं थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोहन लाल उलझन में था। जल्द ही सबने मिलकर बेड़े को नदी में धकेल दिया और सब उस पर सवार हो गए। फिर उन्होंने लकड़ी के मोटे चप्पू चलाए और नदी के बीच में बढ़ गए। 93
जैसे जैसे आसमान काला होता गया, मछलियां आराम करने के लिए पानी की गहराई में उतर गईं और पक्षी अपने गर्म घोंसलों की ओर लौट गए। सूरज उगा और सूरज ढल गया। यह एक प्राकृतिक नियम था जिसका पालन दुनिया के लगभग सभी जीव करते थे। बेशक सभी जीवों में श्रेष्ठ होने के नाते इंसान भी इससे अलग नहीं थे। हालांकि 1 लाख पर्वतों के पश्चिम में स्थित जंगल में लोगों का एक समूह भी व्यस्त था। उन्हें धूसर वस्त्र सेना कहा जाता था। उनका कोई स्थायी घर नहीं था और फिलहाल उनका पीछा किया जा रहा था, इसलिए वे प्रकृति के इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे। इस समय सफ़ेद चोगे में एक लड़की जंगल के बीच से गुजर रही थी। ये साफ था कि वह लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थी। समय समय पर लोग उसका अभिवादन कर रहे थे। दयालु बुजुर्ग, मासूम बच्चे, साहसी युवक। ऐसा लगता था कि उसे उन सबके नाम याद थे। वह उनके नाम लेकर पुकारती और मुस्कुराते हुए जवाब देती। कभी कभी वह रुककर उनसे बातें भी करती। वह समूह के केंद्र की ओर बढ़ी। यहाँ बहुत से लोग थे और बाहर पहरेदार पहरा दे रहे थे, लेकिन उस युवती को जरा भी नहीं रोका गया। उसने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और उसे अंदर जाने की अनुमति मिल गई। अंत में वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला के पास पहुंची जो धीरे धीरे सूप पी रही थी। शायद वह महिला को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए लड़की ने कोई आवाज़ नहीं की। लेकिन उस महिला ने उसे पहले ही देख लिया। वह मुस्कुराई और सूप का कटोरा थामे हुए बोली, जलजा, तुम आ गई। क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने खा लिया है। आपके खाने में खलल डालने के लिए माफ़ी चाहती हूँ चाची रोशनी। लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाली और लाड़ से कहा, कोई बात नहीं, रात के खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी कई चीज़ें होती हैं। रोशनी मुस्कुराई और हाथ हिलाया। फिर उसने सूप का कटोरा नीचे रखा और खड़ी हो गई। आओ मेरे साथ ज़रा घूमकर आते हैं। जी, जलजा ने सिर हिलाया। हाँ, सेनापति रोशनी, क्या आप हमारी मुख्य जादूगरनी कुमारी जलजा को फिर से सैर पर ले जा रही हैं? कवच पहने एक बूढ़ा आदमी पास आया और हंसने लगा। पुराने सेनापति ओमेंद्र सेन, आप फिर आ गए। जलजा ने अपने होंठ सिकोड़े। हाँ, जलजा, उनकी चिंता मत करो। तुम वाकई मुख्य जादूगरनी हो। अब तो तुम एक माध्यमिक स्तर की जादूगरनी बन गई हो। रोशनी धीरे से हंसी। माध्यमिक? ओमेंद्र पहले तो हैरान हुआ, फिर खुशी से झूम उठा। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक प्रतिभाशाली जादूगरनी से ऐसी ही उम्मीद थी। बधाई हो जलजा, जब तुम एक दिन महाजादूगर बन जाओगी तब हमारी धूसर वस्त्र सेना के पास एक और रणनीतिक ताकत होगी। रणनीतिक स्तर का मतलब एक ऐसी हस्ती से था जो युद्ध की स्थिति को एक हद तक प्रभावित कर सके। वास्तव में अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो एक महाजादूगर छोटे स्तर की लड़ाई का परिणाम बदल सकता था। महाजादूगर? जलजा ने बेबसी से अपना मुंह खोला और कहा, सेनापति ओमेंद्र सेन, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। महाजादूगर वाकई शक्तिशाली होते थे, लेकिन ऐसी हस्ती बनना रातों रात संभव नहीं था। ये जानना जरूरी था कि जादू की राह में भी रुकावटें आती थीं। हर बार स्तर बढ़ने पर एक छोटी दहलीज पार करनी पड़ती थी। सबसे बड़ी बाधा एक महान जादूगर से महाजादूगर बनने के बीच थी। इसके लिए किस्मत और सही समय का साथ होना बहुत जरूरी था। सत्यम देव शास्त्री को ही देख लीजिए। वह एक शुरुआती स्तर के महान जादूगर थे और लगभग 70 साल के थे। वह 10 साल पहले इस स्तर पर पहुंचे थे और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। बेशक जादूगरों के पास एक अनोखा फायदा भी था, वह ये कि उनकी उम्र आमतौर पर लंबी होती थी। इसलिए कई जादूगर साल दर साल अपने स्तर को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते थे। सेनापति ओमेंद्र सेन से कुछ देर बात करने के बाद रोशनी जलजा को लेकर वहां से निकल गई। रास्ते में लोग भी इसे देखने के आदी थे। ये सच था कि जब से जलजा धूसर वस्त्र सेना के मुख्यालय आई थी, रोशनी अक्सर उसे अपने साथ ले जाती थी, शायद इसलिए क्योंकि उनकी आपस में अच्छी बनती थी या शायद किसी और वजह से। इस तरह की सैर बहुत अनौपचारिक होती थी। कभी यह खाने के बाद की सैर होती तो कभी विभिन्न विभागों का निरीक्षण। इस दौरान वे इधर उधर की बातें करते और कभी कभी हंसी मजाक भी। कभी कभी रोशनी उसे कुछ चीज़ों के आधार पर काम करने के पीछे के कारण भी समझाती। ओह, याद आया। कुछ देर बात करने के बाद रोशनी को कुछ याद आया। जलजा, मैंने तुम्हारा पिछला प्रचार नारा देखा था, वह बहुत अच्छा है। इस घेराबंदी के बाद हम कस्बों और शहरों में इसे बांटने जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, मैंने छोटे मोटे बदलाव किए हैं। हमारी धूसर वस्त्र सेना का उद्देश्य आम जनता के अधिकारों के लिए लड़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत किताबी अंदाज में कहने की ज़रूरत नहीं होती। हम आम जनता को किसी बात पर विश्वास करना नहीं सिखाना चाहते, बल्कि उन्हें सोचना सिखाना चाहते हैं। जब वे खुद किसी चीज़ को समझेंगे तभी उनके भीतर उस चीज़ के लिए लड़ने का विश्वास पैदा होगा। उन्हें सोचना सिखाना। मैं इसे याद रखूंगी। जलजा ने धीरे से उन शब्दों को दोहराया और जोर से सिर हिलाया। हाँ, एक जादूगर का दिमाग वाकई तेज होता है। मैंने सुना है कि तुम्हें टोली के लगभग ज़्यादातर लोगों के नाम याद हो गए हैं, रोशनी ने मजाक में कहा और फिर आगे बोली, सच तो यह है कि ये बातें पहले ही किसी ने कही थीं।
यहाँ रोशनी रुकी और थोड़ी झिझकती हुई दिखी। क्या किसी ने मुझे इसके बारे में बताया था? जलजा ने पलकें झपकाईं और फिर लापरवाही से कंधे उचकाए। हाँ, जब तानिशिक मुझे कुछ बताता है तो अंत में मुझे खुद ही उसके बारे में सोचना पड़ता है। जलजा को यह नहीं पता था कि अगर तानिशिक यहाँ नहीं होता तो वह रो पड़ता। उसने जलजा को सोचने के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि वह खुद ही इतनी उल्टी सीधी बातें करता था कि आगे बोल ही नहीं पाता था। या फिर वह जानता था कि क्या हो रहा है लेकिन यह नहीं पता था कि क्यों। इसलिए अंत में वह बस रहस्यमयी होने का नाटक करता था। एक मर्द होने के नाते वह हमेशा अपनी इज्जत बचाना चाहता था। खैर, क्या तुम्हें पता है? रोशनी ने जलजा की ओर देखा और कहा, जब से मैं धूसर वस्त्र सेना में शामिल हुई हूँ मेरे साथ कई साथी रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ लड़ाई लड़ी है। कुछ अब भी हैं और कुछ दुर्भाग्य से बीच में ही शहीद हो गए। जब कोई मरता है तो मुझे बहुत दुख होता है। कुछ समय पहले मुझे डर था कि तानिशिक की वजह से तुम उदास हो जाओगी। मुझे माफ़ करना, मैं उस मामले को केवल उसी तरीके से निपटा सकती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इसके लिए दोषी नहीं मानोगी। दोषी मानूंगी? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? उस समय स्थिति वाकई बहुत खराब थी और गलत आदेश मिलना स्वाभाविक था। बाद में अधिकारी ने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी। और जलजा ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में दृढ़ता थी। और मुझे ज़रा भी यकीन नहीं है कि तानिशिक मर सकता है। वह बहुत शक्तिशाली है। वह किसी न किसी मोड़ पर वापस ज़रूर आएगा। यकीन मानिए, वह ज़रूर आएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आत्मविश्वास से भरी जलजा को देखकर रोशनी ने अपना मुंह खोला और फिर चुप हो गई। इसके बजाय उसने अपने सीने पर हाथ रखे और कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। चलो मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जी। जलजा ने सिर हिलाया और प्रार्थना के लिए अपना सिर झुकाया। एक पल बाद, प्रार्थना के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अचानक रोशनी ने गंभीरता से कहा, जलजा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये बहुत गंभीर है। ओह, पूछिए। जलजा ने गंभीर होने का नाटक किया। तुम तानिशिक पर इतना भरोसा करती हो? क्या तुम उसे पसंद करती हो? रोशनी ने जलजा की आंखों में झांकते हुए पूछा। जलजा का मुंह खुला का खुला रह गया। उस गंभीर चेहरे के साथ वह जैसे पत्थर बन गई। फिर वह संभली और अपने होंठ सिकुड़े। चाची रोशनी, आप फिर से यही सवाल पूछ रही हैं? हाँ, जरूर यही बात है। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। रोशनी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने कोई राज जान लिया हो। बिल्कुल नहीं, जलजा ने बहस की और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। आपका सवाल ही इतना शर्मनाक है। ओह, अच्छा। रोशनी ने हल्का सा सिर हिलाया और अंदाज़ा लगाया, तो क्या वह भार्गव है? मैंने हाल ही में तुम दोनों को अक्सर साथ देखा है। सही बात है, भार्गव दिखने में तानिशिक से ज़्यादा सुंदर है। नहीं। जलजा ने शर्माते हुए अपने हाथ हिलाए। भार्गव मेरे पास काम के सिलसिले में आया था। उसने मुझे कुछ सिखाया था। वह नहीं। तो फिर कौन है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए जांच करूंगी। अगर मुझे लगा कि वह ठीक है तो मैं तुम दोनों के लिए मौके बनाऊंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जलजा सन रह गई और तुरंत मुड़कर भाग गई। मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। जब वह कुछ कदम दूर चली गई तो उसने झुककर दूर से ही प्रणाम किया। नमस्ते चाची। उसके बाद वह मुड़ी और चली गई। अरे जाओ मत। हा। रोशनी ने अपना मुंह ढका और धीरे से हंसी, जैसे उसकी शरारत कामयाब हो गई हो। थोड़ी देर बाद रोशनी की हंसी रुकी और उसने आसपास देखा। उसने एक ठंडी सांस भरी और टोली के पिछले हिस्से की ओर चल दी जहां रसद विभाग था। मुझसे गलती हो गई। मुझे ये बाद में पूछना चाहिए था। अब मुझे अकेले ही जाना होगा। वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी तुम अपनी जवानी में थीं। पानी जैसी शांत आवाज़ आए और एक साधारण सा आदमी, जिसने बिना किसी शोर के तलवार थामी हुई थी, चुपचाप पीछे से प्रकट हुआ। हाँ, बिल्कुल। रोशनी को जैसे पता था कि ऐसा ही होगा। वह जरा भी नहीं घबराए। तो क्या तुम उसे अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रोशनी थोड़ी हैरान हुई। तुम उसे कदम दर कदम सब कुछ सिखा रही हो, है ना? तलवार लिए उस आदमी ने शांति से कहा। मैं उसे चीज़ें सिखा रही हूँ, लेकिन रोशनी ने कंधे उचकाए। लेकिन मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। मैं इतनी जल्दी उत्तराधिकारी कैसे चुन सकती हूँ? तुम तो मुझे रिटायर करना चाहते हो। तलवार लिए आदमी ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। अभी नहीं, यही बात है ना। रोशनी की भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। वह संभली और बाईं ओर चल दी। सेनापति उमेंद सेन उसकी ओर तेजी से आ रहे थे। जब तुम जाओगी तब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दुर्भाग्य से तुम ये करना नहीं जानती। तलवार लिए आदमी ने रोशनी की पीठ की ओर देखा और एक गहरी सांस भरी। सेनापति उमेंद सेन पास आए और घबराहट में बोले, सेनापति रोशनी, जासूसों ने खबर दी है कि आगे बड़ी संख्या में जागीरदार के सैनिक मौजूद हैं। जागीरदार के सैनिक? रोशनी चौंक गई। हाँ, हमसे चूक हो गई। वे शायद वही जागीरदार के सैनिक हैं जो हमारा पीछा कर रहे थे।
कोई आश्चर्य नहीं कि वे सैन्य दल इतनी आराम से हमारा पीछा कर रहे थे, वे हमें दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे, सेनापति ओमेंद ने दुख जताते हुए कहा। वे लापरवाह नहीं थे। जब उन्हें खबर मिली कि ब्रह्मांड राज्य छठी बार घेराबंदी करने जा रहा है, तो वे जानते थे कि जागीरदार के सैनिक इसमें शामिल होंगे। हालांकि वे जागीरदार आदेश नहीं मानते थे, वे केवल एक आदेश पर अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाते थे। परिणाम वैसा ही रहा जैसा उन्हें उम्मीद थी। जागीरदार द्वारा भेजे गए सैनिक बूढ़े, कमजोर, बीमार और बदमाश थे। जब छोटी टोलियां बदली गईं, तो उनमें से कोई भी जागीरदार के सैनिकों से नहीं हारा। किसे पता था कि वे अब एक मुसीबत बन जाएंगे। चलो कमान केंद्र वापस चलते हैं, रोशनी ने दृढ़ता से कहा। भोर के समय आसमान साफ होने लगा। नदी की चमकती सतह पर धुंध छाई हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक छपाक छपाक छपाक, एक के बाद एक दर्जन भर भारी चीजों के पानी में गिरने की आवाज आई, जिसके बाद अजीबोगरीब चीखें और पानी पर हाथ मारने की आवाजें सुनाई देने लगीं। शांत झील पर इन आवाजों ने हलचल पैदा कर दी। अचानक कुछ जंगली बत्तखें और जलपक्षी नरकटों से बाहर निकले और तेजी से उड़ गए। लगभग 10 मिनट बाद पानी पीटने की ये आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं और किनारे से जोर जोर से कोसने की आवाजें आने लगीं। धत तेरे की, मैं तो ठंड से मरा जा रहा हूं। कितनी कड़ाके की ठंड है। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये बेड़ा तुमने नहीं बनाया था? ये टूट क्यों रहा है? एक दिन और एक रात हो गई है। मुझे क्या पता था कि यह इतनी देर तक पानी पर टिका रहेगा। बहस बंद करो, जल्दी से आग जलाओ। कांपती हुई, सवाल करती और हुक्म देती आवाजें किनारे पर खड़े लोगों के समूह से आ रही थीं। इस समय उनकी हालत काफी खराब थी। हर कोई भीगे हुए चूहे की तरह लग रहा था और ठंडी हवा में कांप रहा था। बिना किसी शक के ये तानिशक और उसके साथी थे। कल दोपहर बेड़े पर चढ़ने के बाद उन्होंने दूसरी तरफ जाने की योजना बनाई थी। उन्हें क्या पता था कि जब वे झील के बीच में पहुंचेंगे तो बहाव इतना तेज होगा कि उनके चप्पू चलाने की गति पानी की गति का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अंत में वे पश्चिम की ओर बहते चले गए। वैसे तो बहना ठीक था, कम से कम उन्होंने पीछा करने वालों से पीछा छुड़ाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। वे बस किनारे पर पहुंचने या पानी का बहाव धीमा होने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन किसे पता था कि वे बहना बंद ही नहीं कर पाएंगे। वे अगली सुबह तक सीधे बहते रहे। वह रात बहुत ठंडी और भूख से भरी थी। वह एक दर्दनाक रात थी। फिर अभी कुछ देर पहले पानी में बहुत देर तक रहने के कारण कसकर बंधी हुई लताएं ढीली पड़ गईं और बेड़ा तुरंत बिखर गया। सौभाग्य से उन्हें उस समय किनारा दिख गया था। ठंडे पानी में थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद वे आखिरकार किनारे पर चढ़ गए। जंगल में इतने समय तक रहने और ट्रेनिंग लेने के बाद आग जलाना उनके लिए आसान काम था। तानिशक और अन्यों ने एक साथ दर्जन भर अलाव जलाए और फिर हर कोई खुद को गर्म करने के लिए उनके पास सिमट गया। थोड़ी देर बाद शरीर से भाप निकलने लगी और सबको आखिरकार गर्मी महसूस हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ पैर ढीले किए और राहत की सांस ली। क्या तुमने देखा? तानिशक ने अपने हाथ अलाव पर रखे और मुंह से सफ़ेद धुआं छोड़ा। जब हम पानी में ट्रेनिंग कर रहे थे तो तुम लोग कह रहे थे कि मैं तुम पर अत्याचार कर रहा हूं। अब देखो, ये जान बचाने वाला काम है। यही सच था। अगर पिछली ट्रेनिंग न होती तो एक आम आदमी ऐसे माहौल में किनारे तक नहीं पहुंच पाता। मालिक बहुत बुद्धिमान हैं। देवांश ने अपने कपड़ों से पानी निचोड़ा, फिर अपने गुड़गुड़ाते पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, तो अब खाने का कोई इंतजार कीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है। गुड़, सबके पेट बोलने लगे थे। धत, क्या तुम खाने का नाम नहीं ले सकते? किसी ने दर्द भरे चेहरे के साथ विरोध किया। मैं अभी घायल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तानिशक ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, पानी के करीब हैं, कुछ मछलियां पकड़ो। अच्छा विचार है, मैं अभी जाता हूँ। लगभग 10 मिनट बाद सबके कपड़े आखिरकार सूख गए। कुछ अलावों को हटाने के बाद देवांश और मोहनलाल कुछ लोगों को लेकर खाना खोजने निकल गए। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मोहनलाल किस्मत वाला निकला और कुछ जंगली पक्षियों के साथ वापस आया। रही बात देवांश की, जिसने मछली पकड़ने का वादा किया था, वह खाली हाथ लौटा। भले ही उनके शरीर का तापमान सामान्य हो गया था, लेकिन अंदर की ठंडक भी बनी हुई थी। तानिशक ने अपने आदमियों से कुछ बड़े पत्तों वाले पौधे मंगवाए, उन्हें काटकर पक्षियों का शोरबा बनाने के लिए लटका दिया। जैसा कि कहा जाता है, जब पेट में खाना हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती। जब सब तैयार हो गया तो सबने थोड़ी देर आराम किया और फिर इत्मीनान से चलने लगे। इन दिनों पीछा किए जाने के कारण सबके दिल हमेशा तनाव में रहते थे। अब जाकर उन्हें राहत का मौका मिला था। अरे, तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है? देवांश ने आसपास देखते हुए पूछा। 1 लाख पर्वत, मोहनलाल ने बेरुखी से कहा। देवांश असंतुष्ट था। तुम बकवास कर रहे हो। तुम क्यों पूछ रहे हो? मोहनलाल ने अपनी आंखें घुमाईं और दूर पहाड़ों की ओर देखा। जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे तब देख लेंगे।
खतरे से बाहर निकलने के बाद तानिशक और अन्यों को अब बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। बिना नक्शे के वे केवल दूर देखने के पुराने तरीके पर ही भरोसा कर सकते थे। एक मैदान से गुजरने के बाद वे पहाड़ों में दाखिल हुए। आसपास देखने के बाद वे पास के सबसे ऊंचे पहाड़ की ओर चल दिए। वे अब बहुत शांत महसूस कर रहे थे। आखिर भले ही वे पहाड़ों में जंगली लोगों की तरह हों, लेकिन ये पहले की तरह शिकार होने से तो बेहतर ही था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद वे पहाड़ के नीचे पहुंचे। इसी पल तानिशक की भौहें अचानक सिकुड़ी और उसने अपना हाथ उठाया। रुको, मालिक, देवांश ने उलझन में पूछा। शश, तानिशक ने अपनी तर्जनी उंगली होठों पर रखी। फिर उसने ध्यान से सुना। यह घोड़ों के खुरों की आवाज़ है। हैं? अमित यादव तुरंत नीचे झुका और जमीन पर कान लगा दिया। कुछ ही सेकंड में वह उछल पड़ा। मालिक, ये घोड़ों के खुरों की आवाज़ ही है। हाँ, वे सब काले घोड़ों का झुंड हैं। तानिशक ने अपने होंठ सिकोड़े। अमित का मुंह हैरानी से खुला रह गया। मालिक, आप ये भी बता सकते हैं? हाँ, बस तुम्हारी आंखें होनी चाहिए, तानिशक ने कहा और अमित के पीछे से तेजी से आते हुए घुड़सवारों के बड़े झुंड की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी किसी से सामना होगा। उन्होंने सोचा था कि अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए कम से कम कुछ चक्कर तो लगाने ही होंगे, पर किसे पता था कि वे एक ही कदम में यहाँ पहुँच जाएंगे। घुड़सवारों के समूह ने भी जाहिर तौर पर तानिशक और अन्यों को देख लिया था, इसलिए वे सीधे उनकी ओर बढ़े। मालिक, कुछ गड़बड़ है। मैंने ये कवच पहले कहाँ देखा है? अचानक युवान राणा ने पूछा। यह उस जागीरदार के लोगों का है ना? तानिशक ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उस पर बने भेड़िए के सिर को देखा। देवांश चौंक गया। क्या वे पीछा करने वाले हैं? तानिशक ने अपना माथा रगड़ा। भैया, हम पानी के बहाव के साथ कम से कम कुछ 100 किलोमीटर दूर आ गए हैं। हम पीछा करने वालों से कैसे टकरा सकते हैं? खैर, मुझे नीचे उतारो। देवांश, तुम पहले अपनी तलवार फेंक दो, बाकी सब अपनी खंजर छिपा लो। हम कहेंगे कि हम रास्ता भटके हुए नागरिक हैं। घुड़सवार बहुत तेज थे और तानिशक और उसके साथी सड़क के बीचों बीच थे। बचने का समय नहीं था। अब वे केवल कुछ तैयारी कर सकते थे और इंतजार कर सकते थे। टप 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 टप। अचानक तानिशक और अन्यों के पीछे से भी खुरों की आवाज़ सुनाई दी। सब ने एक दूसरे को देखा। यह क्या हो रहा था? या तो घंटों तक कोई नहीं दिखा, या फिर सब एक साथ आ गए। पीछे से आने वाली आवाज़ की तुलना में जो घुड़सवार पहले दिखाई दिए थे, वे तानिशक और अन्यों के ज़्यादा करीब थे। वे लगभग 100 लोग थे। वे पूरी तरह से धातु के कवच में ढके हुए थे और उनके हाथों में लंबे भाले थे। खुरों की धमक के बीच घुड़सवार तेजी से तानिशक और अन्यों के पास पहुंचे। अच्छा नहीं है, तानिशक का दिल बैठ गया। उसने सबसे आगे वाले घुड़सवार की आंखों में देखा। वहां हैरानी, लालच और कब्जा करने की भावना थी। भले ही उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तानिशक को पहले ही बुरा आभास हो गया था। टप 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 टप। हिनहिनाहट। जब घुड़सवार पास आए तो उन्होंने तुरंत अपने घोड़ों को नहीं रोका। इसके बजाय वे अलग हो गए और तानिशक और अन्यों को घेर लिया। फिर वे उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जैसे वे अपनी लूट के माल को निहार रहे हों। साफ था कि वे नेक इरादे से नहीं आए थे। 94। जैसे ही वह मैदानों से भाग रहे थे, उनका कवच बहुत पहले ही पीछे छूट गया था और सूखने के बाद उनके कपड़े बुरी तरह सिकुड़ गए थे। इसलिए अपने हथियारों को छिपाने के बाद तानिशक और उसके साथी अब बिल्कुल आम नागरिकों जैसे लग रहे थे। जब घुड़सवारों ने उनके चारों ओर कुछ चक्कर लगा लिए तो उनके नेता ने अपना हाथ उठाया और अपने नकाब को ऊपर किया। उसने धौंस जमाते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तानिशक ने डरपोक होने का नाटक करते हुए आसपास देखा, झुककर प्रणाम किया और बोला, हुजूर, हुजूर, हम छोटी शिला ग्राम के रहने वाले हैं। हम कल रात नदी में मछली पकड़ रहे थे और अचानक नाव की रस्सी टूट गई। हम पूरी रात पानी में बहते रहे और यहाँ आ पहुँचे। अब हम रास्ता भटक गए हैं। बेशक एक हत्यारे को वेश बदलने में माहिर होना चाहिए। वेश बदलना सिर्फ चेहरा बदलने जितना आसान नहीं होता, वह तो सिर्फ शुरुआती काम है। रूप बदलने के बाद व्यक्ति के स्वभाव और बोलने के लहजे को भी उसी के अनुसार ढालना पड़ता है, वरना किसी पार की नज़र से खुद को छिपाना मुमकिन नहीं होता। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभिनय में निपुण होना ज़रूरी था। रही बात छोटी शिला ग्राम की, तो जाहिर है ये नाम उसने मौके पर ही गढ़ा था। भला ऐसा साधारण नाम कहीं न कहीं तो होगा ही। घुड़सवार ने उनकी ओर एक नज़र डाली और सिर हिलाया, तो तुम रास्ता भटक गए हो। अब तुम्हारा क्या इरादा है? हम हुजूर से पूछना चाहते थे कि पास का गांव कहाँ है, ताकि हम वहां से अपने घर का रास्ता पता कर सकें। हे, इतनी जल्दी क्या है? घुड़सवार 2 बार हंसा, फिर अपने होंठ सिकुड़ते हुए बोला, तुम किस्मत वाले हो कि आज मुझसे मिल गए। मैं तुम्हें एक ऐसी अच्छी जगह पहुंचाऊंगा जहां तुम सोने के सिक्के कमा सकोगे। क्या ये जिंदगी भर मछली पकड़ने से बेहतर नहीं है? धत, यह अच्छी बात नहीं थी। वह उनका अपहरण करना चाहता था।
तानिशक हिचकिचाया और बोला, आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया हुजूर, पर हम पहले घर वापस जाना चाहते हैं। उनकी बात पूरी होने का इंतजार किए बिना घुड़सवार ने अपना घोड़ा कुछ कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना भाला थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में खतरनाक चमक कौंधी। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है? उसके शब्दों में साफ धमकी झलक रही थी। अब घुड़सवार तानिशक से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर था। इतनी नज़दीकी से तानिशक घायल होने के बावजूद पलक झपकते ही अपने दुश्मन का गला रेत सकता था। लेकिन उसके बाद चीज़ें मुश्किल हो जातीं। वे 100 से ज़्यादा पूरी तरह सशस्त्र घुड़सवारों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। देवांश ने देखा कि भाला तानिशक के माथे को छूने ही वाला है, तो वह गुस्से में आगे बढ़ने लगा। चुप रहो, तानिशक जैसे डर गया हो। उसने जल्दी से कुछ कदम पीछे हटकर देवांश का रास्ता रोका। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, ठीक है, जैसा घुड़सवार हुजूर का आदेश। हाँ, बहुत अच्छे। घुड़सवार ने अपना सिर उठाकर ठहाका लगाया। टप 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 टप। अभी उनके बीच ये जबरन समझौता हुआ ही था कि दूसरी दिशा से घोड़ों के खुरों की आवाज़ आने लगी। वह भी 100 घुड़सवारों का एक और दस्ता था। तो तुम खरगोश फूल वाले होगन वंश के हो? घुड़सवारों के नेता ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपना भाला उठाया। व्यू बनाओ। खरगोश फूल दरअसल राजा होगन के वंश का प्रतीक चिन्ह था। हिनहिनाहट। इन घुड़सवारों की घुड़सवारी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने लगाम खींची और अपने घोड़ों को घुमाया। पल भर में उन्होंने हमले की मुद्रा बना ली। रही बात तानिशक और अन्यों की, तो उन्हें पहाड़ी रास्ते के एक तरफ धकेल दिया गया। मालिक, अब हम क्या करें? देवांश ने फुसफुसा कर पूछा। अभी बस देखते हैं। तानिशक ने सिर हिलाया। वे अभी भी पहाड़ों से कुछ दूरी पर थे और देवांश की दौड़ने की रफ्तार घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगर वे भागते तो बहुत जल्दी पकड़े जाते। अब वे सिर्फ यही उम्मीद कर सकते थे कि घुड़सवारों के ये दो गुट आपस में भिड़ जाएं। तब शायद उन्हें भागने का मौका मिल सके। टप टप। घुड़सवारों के दूसरे गुट ने भी यहाँ की स्थिति देख ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी रफ्तार कम नहीं की। वे सीधे आगे बढ़ते रहे। तैयार। घुड़सवारों के नेता ने दहाड़ लगाए। उसने अपना शरीर झुकाया और अपना भाला सामने किया। उसके नीचे का घोड़ा जमीन खोदने लगा, जैसे वह तुरंत हमला करने वाला हो। युद्ध के घोड़ों को खास ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें हमले की पूरी रफ्तार पकड़ने के लिए महज 100 मीटर की दूरी चाहिए होती थी। इसलिए जब नेता ने देखा कि दूसरा पक्ष दूर से ही हमलावर मुद्रा में आ रहा है, तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। घोड़ों की तेज आवाज़। हमलावर घुड़सवार अचानक तब रुक गए जब वे लगभग 300 मीटर दूर थे। इतनी दूरी से दूसरा पक्ष हमला नहीं कर सकता था और ज़रूरत पड़ने पर वे दोबारा हमले की स्थिति बना सकते थे। घुड़सवारों के नेता ने अपना शरीर सीधा किया और तिरस्कार से मुस्कुराया, जैसे उसे पता था कि दूसरा पक्ष यही करेगा। एक पल बाद दूसरी तरफ से एक घुड़सवार अपना भाला ऊंचा उठाए बाहर आया। फिर उसने धीरे से भाला जमीन पर टिका दिया, जैसे हमले का उसका कोई इरादा न हो। नेता ने अपना भाला लहराया और अपने मातहतों को रास्ता देने का आदेश दिया। फिर 100 घुड़सवारों का वह दस्ता धीरे धीरे अपने घोड़ों पर सवार होकर निकलने लगा। वे बस वहां से गुजरना चाहते थे। जाहिर है, अगर वे बीच में अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाते तो नज़र रख रहे घुड़सवार तुरंत उनका मुकाबला करते। तानिशक ने यह देखा और अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। साफ था कि दोनों गुट आपस में लड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी भागने की योजना समय से पहले ही विफल हो गई थी। 100 सैनिकों के उस दस्ते का नायक अपने भाले को जमीन से छूते हुए आगे बढ़ा। उसने तानिशक और बाकी लोगों को देखा, अपना नकाब उठाया और मुस्कुराया। हे, बुरा नहीं है भाई, तुम आज सुबह इतनी जल्दी बाहर निकले और तुम्हें पहले ही कुछ हाथ लग गया। हाँ, किस्मत से प्रकाश महासभा के देवता हमारी रक्षा कर रहे हैं। घुड़सवारों के नेता ने जवाब दिया। जाहिर है, वह अपनी उपलब्धि से बहुत खुश था। हाँ, तो फिर बधाई हो। रास्ता देने के लिए शुक्रिया भाई। मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। सही कहा, फिर मिलेंगे। भले ही दोनों घुड़सवार नायक मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। जब वे एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए, तब उन्होंने हाथ हिलाकर सबको तितर बितर होने का इशारा किया। इस घटना के बाद घुड़सवार कप्तान उस समूह को लेकर उत्तर की ओर चल दिया। तानिशक और बाकी लोगों के पास उसके साथ चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। रास्ते में कोई और मौका नहीं मिला, इसलिए धूसर अंतरिक्ष के लोग भाग नहीं पाए। उन घुड़सवारों के चेहरों पर लोहे के नकाब थे, इसलिए तानिशक और अन्य लोग कोई जानकारी हासिल नहीं कर सके। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्हें काम करने के लिए किसी जगह भेजा जा रहा है। लगभग आधे घंटे बाद सब आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यह एक ऐसी जगह थी जो किसी घाटी जैसी दिखती थी, जिसके चारों ओर बादलों को छूती ऊंची चोटियां थीं। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक मजबूत इमारत बनी थी। ऊंचे लकड़ी के दरवाजे के ऊपर धनुर्धारी तैनात थे और समय समय पर भालों से लैस सैनिकों की कुछ टुकड़ियां गश्त करती देखी जा सकती थीं।
धत, हम अभी बाग के मुंह से निकले थे और अब भेड़िए की मांद में घुस गए हैं। तानिशक ने अपने चारों ओर की कड़ी सुरक्षा को देखा और उसका चेहरा बिगड़ गया। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद घुड़सवार तानिशक और अन्यों को फाटक के पार घाटी के अंदर ले गए। टन टन टन, अंदर घुसते ही हथौड़े चलने और पत्थर तोड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर उन्होंने देखा कि धातु जैसी चमक वाले पत्थरों से लदी गाड़ियां उनके सामने से धकेली जा रही थीं। कुछ हटे कट्टे आदमी कोड़ों के साथ उन्हें उकसा रहे थे। मालिक, यह एक खदान है। धत, ये लोग हमसे खुदाई करवाना चाहते हैं। देवांश ने तानिशक के करीब आकर फुसफुसाते हुए कोसा। बेशक इस दुनिया में खुदाई करने वाली मशीनें नहीं थीं। खनिज का पता चलने के बाद वे उसे सीधे उड़ा देते थे और फिर साधारण औजारों के साथ लोगों को पहाड़ों की गहराई में काम करने के लिए भेज देते थे। वहाँ की कठिनाइयाँ और खतरे जगह जाहिर थे। इसके अलावा ये खदानें बड़े कुलीन वंशों के हाथों में थीं। वे कंजूस कुलीन खनिकों को ज़्यादा मजदूरी नहीं देना चाहते थे, इसलिए चाहे कोई गरीब कितना भी भूखा क्यों न हो, वह ये काम नहीं करना चाहता था। आमतौर पर खदानों में गुलाम या कैदी काम करते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि इतनी जनशक्ति काफ़ी नहीं थी। इसलिए कुछ कुलीन ताकतें लोगों का अपहरण करने, ऊंची तनख्वाह का लालच देने या कुछ काले दिल वाले भाड़े के सैनिकों को मानव तस्करों के रूप में इस्तेमाल करने जैसे तरीके अपनाती थीं। तानिशक और उसके साथी बदकिस्मत थे। वे बस उन अपहरणकर्ताओं से टकरा गए और सीधे पकड़ लिए गए। घुड़सवार उन्हें एक लकड़ी के घर में ले गए और उन्हें एक खदान निरीक्षक के हवाले कर दिया। वे खुशी खुशी वहां से चले गए। वे अपना इनाम लेने जा रहे थे। चून की खनिकों की भर्ती करना इतना मुश्किल था, इसलिए उन्हें पकड़ने पर इनाम मिलना तय था। आमतौर पर ये प्रति व्यक्ति कुछ सोने के सिक्के होते थे। मोटे निरीक्षक ने दराज से दर्जन भर कागज निकाले और उन्हें मेज पर पटक दिया। इस पर दस्तखत करो। सब ने एक दूसरे को देखा और मेज से कागज उठा लिए। धत तेरे की, क्या मजाक कर रहे हो? हमें यहाँ 5 साल काम करना होगा। अमित यादव ने हैरानी में अपना मुंह खोला और गुस्से में कहा। निजी तौर पर लोगों को पकड़कर खनिक के तौर पर काम करवाना ब्रह्मांड राज्य के कानून के खिलाफ था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहां कानून होता है वहां उससे बचने का रास्ता भी होता है। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए कुलीन लोग खनिकों से स्वैच्छिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाते थे। सबके सामने जो कागज था वह दरअसल खनिक का अनुबंध था। वास्तव में इसमें और गुलामी के अनुबंध में सिर्फ नाम का फर्क था। निरीक्षक चौड़ी कुर्सी पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं और उसने भीड़ की ओर ध्यान नहीं दिया। तभी धड़ाम, दरवाज़ा खुला और कोड़े लिए दर्जन भर हटे कट्टे आदमी कमरे में घुस आए और सबको डरावनी नज़रों से देखने लगे। मतलब साफ था। ठक ठक, निरीक्षक ने अपनी 5 सोने की अंगूठियों वाला मोटा हाथ आगे बढ़ाया और मेज़ पर ठोक दिया। अब इस पर हस्ताक्षर करो। धूसर अंतरिक्ष के सदस्यों ने तानिशक की ओर देखा। उन्होंने ब्रह्मांड राज्य के कई नियमित सैनिकों को मारा था, इसलिए उन्हें इन हटे कट्टे आदमियों की कोई परवाह नहीं थी। तानिशक ने एक पल के लिए विचार किया और आगे आया। अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। आपको इलाज के लिए दवा देनी होगी। बेशक अभी हमला करना मुमकिन नहीं था। यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी थी और अगर कोई विवाद होता तो वे बाहर नहीं निकल पाते। इसके अलावा हर कोई पीछा किए जाने की थकान और चोटों से बेहाल था। बेहतर यही था कि यहाँ इलाज करा लिया जाए और अगले कदम की योजना बनाई जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक हटे कट्टे आदमी ने अपना कोड़ा लहराया और अपनी ताकत दिखाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही तानिशक ने उस पर एक नज़र डाली, वह ठिठक गया। निरीक्षक ने इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है, लेकिन खदान की खुदाई तो करनी ही होगी। खदान एक खतरनाक जगह थी। उन्हें स्वस्थ खनिकों की ज़रूरत थी, इसलिए वहाँ इलाज के लिए जगह होना स्वाभाविक था। ठीक है, तानिशक ने सबसे पहले आगे बढ़कर आथ के नाम से हस्ताक्षर किए। खदान वालों को असली या नकली नाम से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस एक अनुबंध चाहिए था। देवांश और बाकी लोग तानिशक पर बिना शर्त भरोसा करते थे। ये देखकर कि वह मान गया है, वे भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े। फिर सबको एक विशाल लकड़ी के घर में ले जाया गया जहाँ कई साधारण बिस्तर थे। पहली नज़र में ही यह साफ था कि यह खनिकों के आराम करने की जगह थी। इस तरह के काम में यह स्पष्ट था कि अंदर का वातावरण गंदा और अस्त व्यस्त था। हर तरह की अप्रिय गंध नाक से टकरा रही थी। ये वह जगह है जहां तुम सोओगे। उन बिस्तरों को छोड़कर जिन पर सामान रखा है, तुम अपने लिए कोई भी चुन सकते हो। लो, ये खदान की वर्दी है। जब तुम खदान के नीचे जाओगे तो तुम्हें कुदालें दी जाएंगी। दोपहर के भोजन के बाद तुम खदान में उतर सकते हो। कोई तुम्हें सिखाएगा कि काम कैसे करना है। जो व्यक्ति सबको यहाँ लाया था वह वही हट्टा कट्टा आदमी था जो तानिशक की कातिलाना नज़रों से सहम गया था। हालांकि उसे पता नहीं था कि उस समय क्या हुआ था, फिर भी वह अवचेतन रूप से उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तानिशक ने सिर हिलाया। हमारी दवा का क्या? मैं उसे बाद में भेज दूंगा।
इतना कहकर वह आदमी तानिशक को देखने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिलाया और चला गया। स्वाभाविक रूप से बाकी बिस्तरों में से चुनने के लिए बहुत कुछ नहीं था। सब ने आपस में जुड़े हुए 1 दर्जन बिस्तर खोजे और बैठ गए। तानिशक ने संक्षेप में अपनी योजना समझाई और फिर उनसे कहा कि वे आसपास के माहौल की जांच करने का मौका तलाशें। कुछ ही देर बाद वह हट्टा कट्टा आदमी और कुछ अन्य लोग कंबलों का ढेर और दवा लेकर आए। कंबल काले थे और उनमें से बहुत बुरी गंध आ रही थी। रही बात दवा की, तो उनमें से ज़्यादातर बाहरी चोटों के लिए घटिया दर्जे के मलहम थे, लेकिन कुछ न होने से यह बेहतर था। सबने जल्दी से अपने शरीर पर मलहम लगाया। लुकास ने इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। उसके पेट पर घाव बहुत लंबा था, लेकिन सौभाग्य से संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। तानिशक को इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसका शरीर इतना विलक्षण था कि उसकी चोटें हर समय खुद ब खुद ठीक होती रहती थीं। अब उसके शरीर पर लगभग कोई बाहरी घाव नहीं बचा था। दोपहर का भोजन एक बड़ी बाल्टी में सीधे घर पर पहुंचाया गया। सबको बराबर हिस्सा मिला। जाहिर है, इसमें मांस का नामो निशान नहीं था। खनिक 2 पालियों में काम करते थे, या तो दिन में या रात में। इसलिए जब तक तानिशक और अन्यों ने अपनी धूसर वर्दी नहीं पहन ली और रवाना नहीं हो गए, तब तक कोई अंदर नहीं आया। फाटक के ठीक सामने वाला ऊंचा पहाड़ खनिज का मुख्य स्रोत था और पहाड़ खदानों से खचाखच भरा था। उस हटे कट्टे आदमी के नेतृत्व में तानिशक और अन्यों को एक छोटी झोपड़ी में तेज कुदालें और टोकरियां दी गईं। फिर उन्हें एक खदान सौंपी गई। खदान का प्रवेश द्वार इतना चौड़ा था कि 3 लोग एक साथ चल सकते थे। हर कुछ दर्जन मीटर पर दीवारों में रोशनी देने वाले पत्थर लगे थे। वे न तो बहुत तेज थे और न ही बहुत मंद, उनका रंग हल्का पीला था। कुछ 100 मीटर चलने के बाद नीचे जाने वाले रास्ते के सामने एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी इंतजार कर रहा था। बूढ़े मार्टिन, ये सब नए हैं, इन्हें काम का सबक सिखा दो, उस आदमी ने सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े से कहा। ठीक है, बूढ़े मार्टिन ने जवाब दिया। आदमी ने सिर हिलाया, फिर तानिशक और अन्यों की ओर मुड़कर कहा, अगर तुम यहाँ अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो और कुछ पैसे कमाना चाहते हो तो बूढ़े मार्टिन से सीखो। खनिकों का वेतन तय नहीं था। यहाँ की व्यवस्था काम के आधार पर थी। हर दिन 10 किलोग्राम अयस्क जमा करने के अलावा वे जितना अतिरिक्त खोदते उसके लिए उन्हें तांबे के सिक्के मिलते थे। अगर उन्हें कोई दुर्लभ खनिज मिलता तो उसकी कीमत अलग से तय की जाती थी। इतना कहकर वह हट्टा कट्टा आदमी खदान से बाहर चला गया। मेरा नाम बिल्लू है, तुम मुझे बूढ़ा बिल्लू कह सकते हो। आओ मेरे पीछे नीचे चलो। बूढ़े बिल्लू ने सुरंग में नीचे की ओर रास्ता दिखाया। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं। तानिशक और बाकी लोग बूढ़े बिल्लू के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरे। लगभग 10 मिनट बाद वे आखिरकार तल पर पहुंचे। फिर वे आगे बढ़ते रहे। खदान के अंदर का हिस्सा हर दिशा में फैला हुआ था और वहां कई मोड़ थे। बूढ़ा बिल्लू इस जगह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। वह टोली को 7-8 मोड़ों से गुजारते हुए गहराई में ले गया। देखो, हर रोशनी देने वाले पत्थर के पास एक तीर का निशान है। वह बाहर जाने का रास्ता है। जाहिर है, जब तुम यहाँ लंबे समय तक रहोगे तो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ एक घंटी लगी है और जब घंटी बजती है तो इसका मतलब है कि तुम जा सकते हो। हमारे सामने का इलाका पहले ही खोदा जा चुका है, इसलिए यहाँ अयस्क मिलने की संभावना कम है। इसलिए अगर हम खुदाई करना चाहते हैं तो हमें हर शाखा के अंत तक गहराई में जाना होगा। ये तांबे की खदान है। अगर तुम्हें किसी जगह नीला पौधा मिले तो उसके पास खुदाई करो और तुम्हें आमतौर पर अयस्क मिल जाएगा। अयस्क मिलने के बाद आंख बंद करके खुदाई मत करो। इसकी बहुत संभावना है कि तुम अयस्क को तोड़ दोगे। अगर उसके पास कोई दुर्लभ खनिज हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। तुम अयस्क के आकार का अंदाज़ा उसके रूप से लगा सकते हो। फिर तुम तय कर सकते हो कि खुदाई कहाँ से शुरू करनी है। जहाँ तक अंदाज़ा लगाने की बात है, इसके लिए कुछ तरकीबें हैं। रास्ते में बूढ़े बिल्लू ने खुदाई के मुख्य बिंदु और ध्यान रखने वाली बातें समझाईं, जबकि तानिशक और बाकी लोग सहमति में सिर हिलाते रहे। चूंकि वे फिलहाल जा नहीं सकते थे और उन्हें ठीक होने की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें कम से कम भोजन और कपड़ों की समस्या हल करनी थी। दवा का भी सवाल था। जब उनका सामान खत्म हो जाएगा तो निरीक्षक को इस बात की परवाह नहीं होगी कि वे ठीक हुए या नहीं। अगर वे ये चीज़ें फिर से हासिल करना चाहते थे तो उन्हें खरीदने के लिए कुछ पैसे बचाने होंगे। जाहिर है, जब तानिशक की चोटें बेहतर हो जाएंगी तो चोरी करना भी एक विकल्प था। तो ये क्या हैं? क्या ये भी अयस्क हैं? देवांश ने दीवार पर लगी उन कांच जैसी चीज़ों की ओर इशारा करते हुए पूछा जो विभिन्न रंगों की रोशनी से चमक रही थीं। वे जितना गहराई में गए उन्हें ऐसी उतनी ही ज़्यादा चीज़ें मिलीं। उनकी रोशनी ने पत्थरों की चमक को भी पीछे छोड़ दिया था। रास्ते में लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, हर तरह की रोशनी बिखरी हुई थी। ये बहुत सुंदर और जादुई था। ओह, उसे कांच पत्थर कहते हैं। वह बेकार है, बस इसका रंग चमकता है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर होता है। बूढ़े बिल्लू ने देखा और लापरवाही से बताया।
ये खदान बहुत गहरी है, इसे लंबे समय से खोदा जा रहा होगा। तानिशक ने बात करने के लिए एक विषय खोजा। हर बार जब वे किसी अनजान माहौल में पहुंचते थे तो उन्हें हर तरह की जानकारी जुटानी पड़ती थी। यह एक हत्यारे की खूबी थी। हाँ, इस खदान का पता चले कुछ साल हो गए हैं। इसके अंदर का ज्यादातर अयस्क खोदा जा चुका है। पहाड़ लगभग खाली हो चुका है। पिछले साल, मुझे याद है वह पिछला साल ही था, कुछ लोग पहाड़ की दूसरी तरफ तक खोद ले गए थे, लेकिन उस जगह को तुरंत सील कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े बिल्लू को एक आम बुजुर्ग की तरह बातें करने की आदत थी। वह बहुत बातूनी था, शायद इसलिए क्योंकि बात करने के लिए ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसने तानिशक के सवालों का जवाब देते हुए बहुत कुछ बताया। बूढ़े बिल्लू की लंबी बातों के बीच वे आखिरकार खदान के अंत तक पहुंच गए। बूढ़े बिल्लू ने पहले अपनी कुदाल चलाकर दिखाया। उसने मुट्ठी भर तांबा अयस्क खोजा और सबको उसे पहचानने के लिए कहा। उसके बाद उसने सबको कुदाल चलाने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया। शायद इसलिए क्योंकि बातचीत काफ़ी अच्छी रही थी, बूढ़े बिल्लू ने अयस्क खोजने के अपने कई सालों के अनुभव के बारे में भी बताया। इस तरह के माहौल में लोगों को समय बीतने का अंदाज़ा ही नहीं होता था। जब घंटी बजी तभी सबको एहसास हुआ कि आधा दिन अनजाने में ही बीत गया है। सबके नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे। उनमें से कुछ ने कुछ टुकड़े खोदे जो मुश्किल से कुछ किलो के थे। कुछ ने तो एक टुकड़ा भी नहीं खोदा। सौभाग्य से वे सब नए थे। कुछ दिनों पहले तक कोई सख्त नियम नहीं था कि उन्हें 10 किलो अयस्क जमा करना ही होगा। उन्हें बस वही देना था जो उन्होंने खोदा था। उनमें से केवल तानिशक ही 10 किलो खोदने में कामयाब रहा, जिससे बूढ़ा बिल्लू बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि वह पहला व्यक्ति है जिसने महज एक दोपहर में इतना ज्यादा खोद लिया है, जबकि वह कई सालों से नए लोगों को सिखा रहा है। वास्तव में तानिशक और भी ज्यादा खोद सकता था, लेकिन चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। तानिशक की इस उपलब्धि का कारण उसकी तेज समझ या अच्छी किस्मत नहीं थी। उसने पाया था कि उसकी झांकने की कला से वह उन अयस्कों को धुंधला सा देख सकता था जो कम गहराई में दबे थे। चूंकि उसके पास एक लक्ष्य था, इसलिए वह सफल रहा। वह 10 किलो अयस्क उसने महज मजे के लिए खोदा था। जाहिर है तानिशक ये बात नहीं कहेगा। उसने इसका सारा श्रेय बूढ़े बिल्लू के मार्गदर्शन को दिया। इससे बूढ़ा बिल्लू अपनी दाढ़ी सहलाते हुए दिल खोलकर हंसा। अयस्क देवांश को सौंपने के बाद सब बूढ़े बिल्लू के पीछे खदान से बाहर निकले। इस समय सूरज ढल चुका था और शाम हो गई थी। बूढ़ा बिल्लू खुशी खुशी बातें कर रहा था। जब उसे पता चला कि तानिशक और बाकी लोग उसके साथ नहीं रहते, तो उसने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने तुरंत अपना सिर थपथपाया और गंभीरता से तानिशक और बाकी लोगों को चेतावनी दी कि वे लकड़ी के घर के खनिकों को न उकसाएं। तानिशक और बाकी लोग सहमत हुए। अयस्क जमा करने के बाद उन्होंने बूढ़े बिल्लू को विदा किया। रात का खाना भी लकड़ी के घर में ही खाना था। ये काम खत्म होने के लगभग 1 घंटे बाद मिलता था। अगर आप तब तक नहीं पहुंचते तो फिर आपको अपने पैसों से खाना खरीदना पड़ता। तानिशक और बाकी लोग पहरेदारों पर नजर रखते हुए लकड़ी के घर में दाखिल हुए। इस समय लकड़ी के घर में बहुत से लोग थे, जिससे वहां काफी चहल पहल थी। जाहिर है गंध और भी खराब थी। लकड़ी के घर में घुसते ही देवांश की भौहें सिकुड़ गईं। अरे मालिक, मेरा कंबल गायब है। मालिक, मेरा भी गायब है। मेरा भी। उद्धरण चिन्ह। तानिशक ने हैरानी से देखा। दोपहर में उन्होंने जिन बिस्तरों पर कब्जा किया था वे ज्यादातर खाली थे। 10 या उससे ज्यादा लोगों में से 7 या 8 लोगों के कंबल गायब हो चुके थे। मालिक, वहां। मोहनलाल ने अचानक एक दिशा की ओर इशारा किया। वह दीवार के पास वाली जगह थी और काफी अच्छी स्थिति में मानी जाती थी। वहां बिस्तर पर 3 चादरों का ढेर लगा था और एक हट्टा कट्टा गंजा आदमी बिस्तर के किनारे लेटा हुआ था। शायद तानिशक और बाकी लोगों की नजरों को महसूस करते हुए वह गंजा आदमी उठ बैठा और जोर से कोसा, "धत तेरे की, क्या देख रहे हो?" झन। क्योंकि वह उठ खड़ा हुआ था, उसके पैरों के नीचे की मोटी लोहे की जंजीर जमीन पर जोर से टकराए। 95 नियमों के बिना कोई देश नहीं चल सकता। ब्रह्मांड राज्य में अपराधियों के लिए दंड की एक पूरी व्यवस्था थी। इसमें हल्के दंड भी थे और भारी भी। हल्के दंड में आर्थिक जुर्माना शामिल था, जबकि भारी दंड में फांसी के फंदे तक की यात्रा तय थी। यदि अपराध गंभीर था लेकिन इतना भी नहीं कि फांसी दी जाए, तो उन्हें लंबे समय के लिए कैद कर दिया जाता था। दूसरे लोक में कैद का मतलब साधारण जेल था, जहां श्रम की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ कुछ कुलीनों ने इन कैदियों को शारीरिक श्रम के लिए खरीदने का विचार किया। उदाहरण के लिए खदानों में खुदाई करना, दीवारें बनाना आदि। जाहिर है जो लोग इतने गंभीर अपराध करने में सक्षम थे, उनमें कुछ न कुछ कौशल तो था ही। इन खतरनाक लोगों के लिए कुछ निवारक उपाय जरूरी थे। यदि हाथों से काम लेना था तो केवल पैरों के साथ ही कुछ किया जा सकता था। जंजीरें पहनना सबसे आम तरीका था। तानिशक और अन्यों के सामने खड़ा वह गंजा आदमी निस्संदेह इसका एक उदाहरण था। "तुम मार खाना चाहते हो?" देवांश का स्वभाव गुस्सैल था।
जैसे ही उसने उस गंजे आदमी को गाली देते सुना, वह तुरंत आगे बढ़ा। ओह नए खिलाड़ी, तुम तो काफी अहंकारी हो। वह गंजा आदमी एक कुटिल मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। उसका लंबा और कसरती शरीर किसी दैत्य जैसा लग रहा था। आज मैं तुम्हें यहाँ के नियम सिखाऊंगा। सरसराहट, बिस्तरों और कुर्सियों के हिलने की आवाज आए। ऐसा लगा जैसे ये यहाँ की आम बात हो। देखने वाले खनिकों ने तुरंत कचरा हटा दिया और बीच में जगह खाली कर दी। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जंजीरें पहनी हुई थीं और वे मुस्कुराते हुए दांव लगाने लगे। आ जाओ, आ जाओ। तेजपाल और इस नए हटे कट्टे के बीच मुकाबला। बड़ा दांव लगाओ तो बड़ा पाओ, छोटा लगाओ तो छोटा पाओ। हा, तुम हमेशा यही कहते हो। मैं इसे सुन सुनकर पक गया हूँ। मैं तेजपाल पर दांव लगाता हूँ। मुझे भी शामिल करो, मैं भी तेजपाल पर लगाता हूँ। मैदान में दोनों के भिड़ने से पहले ही यहाँ दांव लगने शुरू हो गए थे और माहौल काफी गर्मा गया था। जाहिर है, ज्यादातर लोगों ने तेजपाल पर दांव लगाया। देवांश की तरफ भी कुछ पैसे लगे थे, लेकिन वे किसी अप्रत्याशित उलटफेर की उम्मीद में थे। आखिरकार दोनों का कद काठी एक जैसा था और शरीर बराबर के कसरती थे। हे बच्चे, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे हड्डियां टूटने की आवाज़ सुनना पसंद है। कड़क, हा, आज मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। तेजपाल ने अपनी उंगलियां चटकाईं और पागलों की तरह हंसते हुए मैदान में उतरा। अगर लड़ना है तो लड़ो, बकवास बंद करो। देवांश आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी हवा को चीरती हुई सीधे विरोधी के सिर की ओर बढ़ी। ये तानिशिक की नियमित ट्रेनिंग का नतीजा था। एक हत्यारे के रूप में स्वाभाविक था कि वह पहले हमला करे। बहुत अच्छे। तेजपाल दहाड़ा और एक मुक्के के साथ जवाबी हमला किया। धमाका, एक जोरदार आवाज के साथ हथौड़े जैसी दो मुट्ठियां आपस में टकराईं। उनके शरीर डगमगाए और दोनों अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। ओह, तुम तो अच्छे लड़ाके हो। तुम में ताकत है। देवांश पर दांव लगाने वालों की आंखें चमक उठीं। वे तेजपाल की ताकत से वाकिफ थे। अब जब उन्होंने देवांश को उसके बराबर का मुकाबला करते देखा तो वे उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। तेजपाल हैरानी में एक कदम पीछे हटा। जल्द ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। हे, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। आज मैं थोड़ी देर और खेल सकता हूँ। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी मुट्ठी लहराई और फिर से हमला किया। धप धप धप। दोनों हटे कट्टे आदमियों की मांसपेशियां फूल गईं क्योंकि वे सबसे आदिम लड़ाई में उलझ गए थे। दोनों ही अपनी शारीरिक बनावट को लेकर काफी आश्वस्त लग रहे थे। दोनों पूरी ताकत से हमला कर रहे थे और बचाव की जरा भी कोशिश नहीं कर रहे थे। इस तरह मांस पर मुक्कों के टकराने की आवाजें बार बार सुनाई देने लगीं। यह आदमी। जंजीरों में जकड़े लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ज्यादातर उत्तरी लोगों की कदकाठी मजबूत होती थी और उनमें बड़ी ताकत होना कोई अजीब बात नहीं थी। उन्हें जो चीज़ हैरान कर रही थी वह थी देवांश का लड़ने का कौशल। उसका कोई भी पैंतरा दिखावटी नहीं था और उसके हमले निर्णायक थे। एक नज़र में ही वे बता सकते थे कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर लड़ता रहता है। तुरंत उनमें से कुछ ने तानिशिक और अन्यों की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और उन्हें भांपने लगे। बिस्तर के किनारे बैठे तानिशिक की भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। जैसे वे लोग समझ सकते थे कि देवांश साधारण नहीं है, वैसे ही वह भी देख सकता था कि तेजपाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके मुके भी निर्णायक, सीधे और असामान्य रूप से हिंसक थे। इसके अलावा उनमें हताशा की एक झलक थी, जैसे वह सेना से रहा हो। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हा। तेजपाल इतना उत्साहित हो गया कि उसने अपनी खदान की वर्दी उतार फेंकी। उसकी पत्थर जैसी सख्त त्वचा पूरी तरह लाल हो गई थी और उस पर चाकू, भाले और तलवारों के अनगिनत निशान थे। हर बार जब उसकी मांसपेशियां फूलतीं तो वे उसकी त्वचा पर रेंगने वाले कनखजूरों जैसी लगती थीं। जैसा मैंने सोचा था, तानिशिक ने समझदारी में सिर हिलाया। ये घाव केवल युद्ध के मैदान में ही बन सकते थे। धमाका। जैसे ही तानिशिक सोच रहा था, देवांश का 1000 पाउंड की ताकत वाला मुक्का तेजपाल के बड़े हाथ ने पकड़ लिया। बच्चे, अगर तुम्हारे पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धमाका। देवांश का उठा हुआ बायां मुक्का भी पकड़ लिया गया। हा, काफ़ी हिंसक हो। मुझे ये पसंद आया। तेजपाल ने धीरे धीरे अपने हाथ सीधे किए और देवांश की बाह को पीछे धकेल दिया। आज मैं तुम्हारी एक बाह तोड़ दूंगा। बदतमीज, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। धमाका। देवांश ने जमीन पर पैर पटका। उसकी बाहों पर पीली रोशनी छा गई और पल भर में उसने तेजपाल के बड़े हाथों को पीछे धकेल दिया। ओह युद्ध ऊर्जा, ये तो एक प्रशिक्षु योद्धा है ना? देखने वालों में खलबली मच गई। दूसरे लोक में युद्ध ऊर्जा बहुत आम थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई साधारण नागरिक उसका उपयोग कर सके। उन्होंने पहले सोचा था कि यह एक तरफा लड़ाई होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यहाँ बहुत सारे मोड़ आ रहे थे। तेजपाल की आंखें फटी रह गईं और वह काफी हैरान लगा। अच्छे बच्चे, तुम्हारे पास वास्तव में युद्ध ऊर्जा है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, तेजपाल की बाहों पर अचानक एक लाल रोशनी दिखाई दी।
उसका रंग और घनत्व देवांश की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा था। स्पष्ट रूप से उसकी युद्ध ऊर्जा का स्तर ऊंचा था। इस बार दर्शक ज्यादा हैरान नहीं हुए। जाहिर है बहुत से लोग जानते थे कि तेजपाल के पास इस तरह की ताकत है। एक पल में पासा फिर पलट गया। देवांश के मुके फिर से पीछे धकेल दिए गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अभी भी पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा था। मालिक, मोहनलाल की आस्तीनें थोड़ी हिली और उसने तानिशक की ओर देखा। तानिशक ने देवांश की बाहों पर आंखें सिकुड़ीं और अपना सिर हिला दिया। बच्चे, हार मान लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तेजपाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन चटक गई। देवांश ने एक कदम पीछे लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह अभी भी अपनी बाहों पर जोर लगा रहा था। तेजपाल ने ये देखा और जोर से हंसा। हा, मुझे ये और भी पसंद आ रहा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दहाड़, देवांश अचानक चिल्लाया। पीली रोशनी में धमाका हुआ और उसने अपने दोनों मुक्कों से प्रहार किया। हाँ, तानिशक मुस्कुराया और वह चुपचाप हंसा। ऐसा नहीं हो सकता, उसने स्तर पार कर लिया। वह आगे बढ़ गया। ये तो पागलपन है। बढ़ती हुई युद्ध ऊर्जा को देखकर जंजीरों वाले लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। उनके सामने वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो लड़ाई के बीच में ही एक प्रशिक्षु योद्धा से प्रारंभिक योद्धा बन गया था। ये सुनना वाकई अविश्वसनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे विलक्षण कहा था। धूम, धमाका, धप। एक जोरदार धमाके के साथ लकड़ी का घर कुछ बार कांप उठा और फिर दो आकृतियां बाहर की ओर गिर गईं। मोहनलाल एक कदम आगे बढ़ा और पल भर में एक आकृति के पीछे पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। थप थप थप। उसने कुछ बड़े कदम पीछे लिए और तानिशक के ठीक सामने रुक गया। हाफते हुए देवांश ने अपने मुंह से खून पोंछते हुए सांस ली। मालिक, मैं हार गया। भले ही देवांश अभी अभी स्तर पार करने में सफल रहा था, फिर भी वह दूसरे पक्ष की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। दो मुक्कों के आदान प्रदान के बाद वह दूर जा गिरा। हाँ, ये बहुत संतोषजनक है, बहुत संतोषजनक। तेजपाल लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन वह एक खंभे के सहारे खुद को संभालने में कामयाब रहा। फिर वह आगे बढ़ा। धूसर अंतरिक्ष के सदस्य सभी एक कदम आगे बढ़े। तेजपाल रुक गया और रक्षात्मक मुद्रा बना ली। क्या तुम सब बारी बारी से मुझसे लड़ना चाहते हो? अगर यह पहले की बात होती तो तेजपाल ने तानिशक को गंभीरता से नहीं लिया होता, लेकिन देवांश से लड़ने के बाद वह डरने पर मजबूर हो गया। अगर इन सभी लोगों के पास युद्ध ऊर्जा थी तो वह एक या दो से नहीं डरेगा, लेकिन अगर 10 लोग एक साथ उस पर हमला करेंगे तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। दूसरी तरफ जंजीरों वाले 5-6 लोग जल्दी से बाहर आए और तेजपाल के पीछे खड़े हो गए। दोनों पक्ष गतिरोध में थे। ये पहले से ही बहुत अच्छा है। तानिशक ने देवांश का कंधा थपथपाया और मुस्कुराया। ये सच था, जब उसने देवांश की युद्ध ऊर्जा को उमड़ते देखा था तो उसके मन में एक एहसास हुआ था। लेकिन देवांश की युद्ध ऊर्जा के वास्तव में स्तर पार करने के बाद वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ये निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित लाभ था। फिर तानिशक ने हाथ हिलाया। सब अलग हो जाओ। धूसर अंतरिक्ष के सदस्य पीछे हट गए और तानिशक के पीछे खड़े हो गए। मोहनलाल ने भी देवांश को बिस्तर की तरफ ले जाकर बिठाने में मदद की। एक पल में सबकी निगाहें तानिशक पर टिक गईं। इसमें कोई शक नहीं था कि वह इस टोली का नेता था। इसी समय, रहने दो तेजपाल, मुझे मत बताना कि तुमने अभी तक काफी लड़ाई नहीं की है। अचानक एक आवाज गूंजी। तानिशक ने अपना सिर घुमाया और कोने में बैठे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव के अनुभवों से भरा था। उसके पैरों में भी जंजीरें थीं। उनकी धात्विक चमक को देखते हुए वे तेजपाल और अन्यों की तुलना में बहुत भारी लग रही थीं। तानिशक को अपनी ओर देखते देख उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। तानिशक ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, फालक चौहान। ये तेजपाल उस व्यक्ति का बहुत सम्मान करता था। जब उसने उसकी बात सुनी तो वह हिचकिचाया। ऐसा नहीं था कि वह लड़ाई जारी रखने के लिए उतावला था, लेकिन यह मामला उसकी वजह से शुरू हुआ था। अगर वह इसे ऐसे ही छोड़ देता तो ये शर्मनाक होता। ये देखते हुए कि हम कभी मैं तुम्हें एक और सलाह दूंगा। बेहतर होगा कि तुम अभी रुक जाओ, वरना परिणाम अप्रत्याशित होंगे। फालक चौहान नामक उस व्यक्ति ने आह भरी और तेजपाल से कहा। तेजपाल के चेहरे का भाव बदल गया। उसने तुरंत तानिशक की ओर देखा। स्पष्ट रूप से वह फालक के निर्णय को लेकर काफी चिंतित था, और भीड़ में केवल तानिशक ही वह व्यक्ति था जो उस लक्ष्य पर सटीक बैठता था जो तब से वहीं बैठा हुआ था। तानिशक ने अपने होंठ सिकुड़े और फिर से फालक की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि फालक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी, इसलिए उसने उसे आगाह किया था। लेकिन भले ही तेजपाल नहीं आता, तानिशक उसके पास खुद जाता। चाहे कुछ भी हो, यह सच था कि देवांश को पीटा गया था। अगर वह उसके लिए खड़ा नहीं होता तो इतने समय तक मालिक कहलाने का क्या फायदा था। तानिशक ने अपना सिर उठाया और तेजपाल को इशारा किया कि वह जारी रखे।
ठीक है। तेजपाल ने एक गहरी सांस ली, अपने आसपास के साथियों को पीछे धकेला और वापस मैदान के बीच में आ गया। आह! फालिक ने ये देखा और फिर से आह भरी। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तानिशक मुस्कुराया और बिना हिले वहीं बैठा रहा। तुम अभी अभी लड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। अगर तुम मेरे सामने चल सको तो मैं इसे तुम्हारी जीत मानूंगा। कैसा रहेगा? अगर तुम मेरे सामने चल सको तो तुम जीत जाओगे। कैसा रहेगा? तानिशक के शब्द बहुत स्पष्ट थे, लेकिन हर कोई वहां ऐसे खड़ा रहा जैसे उन्हें कुछ समझ ही न आया हो। लकड़ी के घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बेशक, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी एक बांह तोड़ दी जाएगी। कैसा रहेगा? दूसरा वाक्य बोले जाने के बाद कमरे में मौजूद लोगों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। तुरंत ही हर तरह की आवाजें आने लगीं। तुम्हारा क्या मतलब है? अहंकारी तेजपाल, इसे सबक सिखाओ। क्या यह आदमी पागल है? पागल? मुझे लगता है कि वह बस बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। एक पल में घर बेहद खामोश से बेहद शोर शराबे वाला हो गया। हर कोई या तो मजाक उड़ा रहा था या सिर हिला रहा था। उन्होंने तानिशक की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मूल रूप से, यदि आप शक्तिशाली थे तो आप बस नीचे आकर लड़ सकते थे। लेकिन आपको ऐसा मजाक सूझा। ये वाकई हास्यास्पद था। अच्छा अच्छा अच्छा। तेजपाल तानिशक को घूरने लगा, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और शरीर कांपने लगा। चलो ऐसा ही करते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे कैसे रोकोगे। लेकिन मैं पहले ही कह देता हूं, अगर मैं जीता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी बांह तोड़ दूंगा। अगर यह कहा जा सकता था कि तेजपाल के मन में पहले फालिक की सलाह के कारण तानिशक के प्रति कुछ हिचकिचाहट थी, तो अब वह सारी हिचकिचाहट उसके दिमाग में भरे गुस्से ने मिटा दी थी। यह एक बड़ा अपमान है। चाहे मैं कितना भी कमज़ोर क्यों न हूं, मुझे इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि मैं चल भी न सकूं। यह अक्षम्य है। तानिशक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, कृपया शुरू करें। तेजपाल ने एक और गहरी सांस ली और तानिशक की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। पहले गुस्सा होना ठीक था, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शांत रहना होता है। तेजपाल के शरीर के निशान बताते थे कि उसने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझता था। दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम थी। अगर वह दौड़ता तो पल भर में उसे तय कर सकता था, लेकिन इससे ऐसा लगता कि वह उससे डर रहा है। अगर वह पैदल भी चले तो इसमें केवल कुछ सेकंड ही लगेंगे। अपना मन बनाने के बाद तेजपाल ने अपना पैर उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ाया। झन, उसके पैर की जंजीर जमीन से टकराए और एक तेज आवाज हुई। तेजपाल अपना पैर उठाने ही वाला था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका शरीर तन गया। फिर वह थोड़ा सुध बुद्ध खो बैठा। यह एहसास गलत नहीं हो सकता। हर बार जब वह युद्ध के मैदान में होता था और जानलेवा हमलों का सामना करता था तो उसे यही महसूस होता था। तेजपाल ने पीछे हटने की स्वाभाविक इच्छा को रोका और फिर से ऊपर देखा। सामने वाला वास्तव में मुस्कुरा रहा था। तानिशक वाकई मुस्कुरा रहा था, या यूं कहें कि वह मुस्कान शुरू से ही गायब नहीं हुई थी। हालांकि उसकी आंखों में मुस्कान का जरा भी नामो निशान नहीं था। वे ठंडी, खाली थीं और उनमें जीवन का एक भी अंश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुदूर उत्तर का कोई हिमखंड हो, ठंडा और असीमित। ये नर्क की ओर जाने वाली एक अथाह खाई की तरह भी था, जो शून्य को निगल रहा था। मैदान के अंदर का माहौल अजीब था और बाहर के दर्शक उलझन में थे। चर्चाएं शुरू हो गईं। तेजपाल क्या सोच रहा था? क्या ये बेहतर नहीं होता कि वह बस उसके चेहरे पर तमाचा जड़ देता और उसकी बांह तोड़ देता? एक कदम उठाने के बाद वह रुक क्यों गया? क्या बकवास है। जंजीरों वाले लोगों ने चर्चा में भाग नहीं लिया। उन्होंने तेजपाल की ओर देखा और फिर तानिशक की ओर। वे थोड़े घबराए हुए थे। रही बात फालिक की, तो उसका चेहरा बेहद ठंडा था। उसके पैर के अंगूठे जमीन को छू रहे थे और उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था। उसकी हरकतें साफ नहीं थीं, लेकिन अच्छी नज़र वाले बता सकते थे कि उसने खतरे को भांप लिया था और वह हमला करने वाला था। खामोशी के एक पल के बाद तेजपाल ने अपना दूसरा कदम शुरू किया। उसने अपना पैर उठाया और उसे लहराया। जंजीर वाला टखना हवा में रुक गया, लेकिन नीचे नहीं गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चट्टान का सामना कर रहा हो। थोड़ी देर बाद जब हवा में पैर कांपने के लक्षण दिखे तो वह आखिरकार धीरे से नीचे गिरा। पहले पैर का अंगूठा, फिर पैर का तलवा, फिर एड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ पर चल रहा हो, बर्फ की मोटाई जांचने की कोशिश कर रहा हो। वह बेहद बेचैन था। दर्शकों ने एक दूसरे को देखा और फिर से शोर मचाने लगे। यह जमीन है भाई, तुम कूदकर उस पर पैर भी नहीं रख सकते। क्या तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है? तुम सब अपनी बकवास बंद करो। जंजीर वाले आदमियों में से एक आखिरकार और सहन नहीं कर पाया और धीमी आवाज में दहाड़ा। इस जगह पर ताकत ही सबसे बड़ा तर्क था। ये जंजीर वाले आदमी अभी भी एक डर की तरह थे। भीड़ जल्दी ही शांत हो गई। खड़ खड़ जंजीरें जमीन पर घिसटने लगीं।
किसी कारण से तेजपाल ने लंबे डग भरकर चलना नहीं चुना। इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपने पैर जमीन पर घसीटे। ये वास्तव में बहुत धीमा था। वह इंच दर इंच आगे बढ़ रहा था। हांफते हुए उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगीं। दर्शकों ने ये देखकर हैरानी जताई कि तेजपाल का चेहरा पसीने से तरबतर था। वह जोर जोर से हौंफ रहा था, जैसे उसने अभी अभी 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई हो। लेकिन हकीकत ये थी कि उसने अभी अपना तीसरा कदम भी पूरा नहीं किया था। इसी समय जंजीर वाले आदमियों में से एक फालक के पास आया और कुछ फुसफुसाया। उसका चेहरा विनती करता हुआ लग रहा था। फालक ने स्थिति को देखा। खामोशी के एक पल के बाद उसने आखिरकार आह भरी और सिर हिलाया। दूसरी तरफ तेजपाल ने अपने पैर हिलाए और अपना तीसरा कदम पूरा किया। फिर वह झुक गया और थोड़ी देर आराम किया। उसके नग्न शरीर से पसीने की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। हवा में भाप उठने लगी। खड़-खड़ चौथा कदम शुरू हुआ। धूसर अंतरिक्ष के सदस्यों ने तेजपाल की ओर देखा। उनके चेहरों पर ज्यादा खुशी नहीं थी। इसके बजाय वहां प्रशंसा का भाव था। वे वही थे जो तेजपाल की भावनाओं को सबसे अच्छी तरह समझते थे। जब वे ट्रेनिंग कर रहे थे तो अपनी तंत्रिकाओं को मजबूत बनाने के लिए उनके मालिक ने बहुत ज्यादा कातिलाना इरादे किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल किया था। वह एहसास किसी व्यक्ति को पागल करने के लिए काफी था। उसकी तुलना में मौत एक हल्की सजा थी। जैसे ही तेजपाल ने धीरे धीरे अपना चौथा कदम उठाया, तानिशिक, जो तब से एक ही स्थिति में था, आखिरकार बदल गया। उसका शरीर धीरे धीरे झुकने लगा। उसके बाएं हाथ की 5 उंगलियां फैल गईं और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ीं। जो दर्शक उलझन में देख रहे थे वे अचानक से हर उठे। फिर उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी बाहों को जकड़ लिया। उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दूसरी तरफ फालक अचानक खड़ा हो गया। शांत हो जाओ तेजपाल, शांत हो जाओ। उसकी आवाज़ सूखी और फटी हुई थी, जैसे रेगिस्तान की किसी दरार से निकली हो। अभी तेजपाल बेहद असामान्य था। उसका चेहरा हिंसक और खूंखार था। उसकी आंखें कभी साफ होती तो कभी सुध बुध खो बैठतीं। वह बहुत कम ही होश में था। वास्तव में अगर कोई ध्यान देता तो वह देख सकता था कि हर बार जब वह हिलता था तो वह केवल तभी हिल रहा था जब उसकी आंखें साफ होती थीं। बहुत हुआ तेजपाल, अब और मत हिलना। सन्नाटे में फालक की आवाज़ स्पष्ट रूप से सबके कानों तक पहुंची। अभी तेजपाल की आंखें साफ थीं। हालांकि थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद वह फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। धत्तेरे की, फालक ने धीमी आवाज में कोसा। वह देख सकता था कि तेजपाल टूटने की कगार पर है। मौत को गले लगाना। तानिशिक की आंखों में एक चमक कौंधी। शुरुआत में उसका तेजपाल की जान लेने का कोई इरादा नहीं था, वरना उसने उसकी बांह तोड़ने की शर्त नहीं रखी होती। लेकिन अब जब तेजपाल ने हार मान ली थी और आगे बढ़ना चाहता था तो वह उसे दोष नहीं दे सकता था। तानिशिक का फैला हुआ बायां हाथ घूमा। उसकी 5 उंगलियां धीरे धीरे मुड़ीं, जैसे वह किसी चीज को कुचलने वाला हो। रहम करो। सरसराहट नीले रंग का कवच पहने एक आकृति आगे बढ़ी। उसने तेजपाल का कंधा पकड़ा और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तानिशिक की साफ आवाज गूंजी। उसकी आकृति चमकी और खून जैसी लाल रोशनी की आंधी नीचे गिरी। टन टन टन, धमाका धमाका धमाका। जैसे केले के पत्ते पर बारिश गिर रही हो वैसी आवाज आई। 2 आकृतियां एक साथ आईं और अलग हो गईं। नीली युद्ध ऊर्जा और खून जैसी लाल तलवार की रोशनी आपस में टकराईं, उलझीं और फट गईं। लेकिन पल भर में वह नीली आकृति हवा में उड़ गई। सेनापति फालक चौहान। घबराहट भरी चीखों के बीच जंजीर पहने दर्जन भर लोग पागलों की तरह आगे बढ़े और उस नीली आकृति को पकड़ लिया जो हवा में उड़ गई थी। वह वाकई फालक ही था जिसने अभी हमला किया था। हालांकि तेजपाल को खतरे से बाहर फेंकने के तुरंत बाद तानिशिक के प्रहार ने उस पर हमला कर दिया। अभी उसके ऊपरी शरीर पर 10 से ज्यादा जगहों से खून निकल रहा था। वह बुरी तरह घायल था और काफी बेहाल लग रहा था। धत भाइयों, चलो इसे खत्म करते हैं। फालक को ऐसी हालत में देखकर उन दर्जन भर लोगों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वे सब तानिशिक पर टूट पड़े। रुको! धड़ाक! इसी समय लकड़ी के घर का दरवाजा अचानक जोर से खुला। हा, चूहों, खाने का वक्त हो गया। अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?